हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। गाइज आज हम जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा इनकम टैक्स का जो कि आपके जनवरी 2025 अटेम्प्ट है उसके लिए रिवाइज करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कैपिटल गेन्स, और कैपिटल गेन्स आपके एग्जाम में काफ़ी बार इससे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स के आ जाते हैं। जैसे 5 to 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन कवर हो जाता है, या फिर जो केस बेस्ड क्वेश्चन आता है जिससे एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं, वहां से भी काफी कवरेज इस चैप्टर की हो जाती है। तो इसको प्रॉपरली ए टू जेड जितने प्रोविजंस हमारे पास में चैप्टर में हम सारे रिवाइज करेंगे और बहुत आराम से और बहुत डिटेल में इसको रिवाइज करके चलेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, तो अगर आप ने पहले या फिर मेनली आपको ये रिकमेंडेड रहेगा कि 1.25 या 1.5 की स्पीड पे आप देख सकते हैं। प्लस दूसरी बात ये है कि आपके लिए बेटर रहेगा कि आपके पास में ये नोट्स ओपन रहे, या फिर आपके पास में मॉड्यूल वगैरह है जो है वो ओपन रहे। तो नोट्स या मॉड्यूल कुछ भी आप ओपन रख सकते हैं अपना, और उसके साथ साथ में हम ये टॉपिक रिवाइज करेंगे। कंप्लीटली जो चीजें मॉड्यूल में हमारे लिए गिवन है वो सब सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, इतना सा इंट्रो बहुत है। आइए जी बहुत ध्यान से, सबसे पहले कैपिटल गेन पे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल गेन टैक्स लगता कब है? तो गाइज देखो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से। हमारे लिए अगर अगर ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, अगर कैपिटल एसेट है और यही कैपिटल एसेट जो है वो ट्रांसफर होता है, यही कैपिटल एसेट क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो फिर आपके लिए कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफर हो तो कैपिटल एसेट के ट्रांसफर होने पे एक टैक्स लगता है, दैट इज नोन एज कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है गाइज, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान से समझनी है कि ये दो चीजें होना कंपलसरी है। अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं और दोनों एक साथ हो रही है, मतलब दोनों चीजें प्रेजेंट है, तो ही कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर दोनों में से कोई एक भी चीज मिसिंग है तो कैपिटल गेन टैक्स आपका नहीं लगेगा। तो कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफर होता है तो उस केस में आपका कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इसको मैं आपको कुछ इस तरीके से शो कर देता हूं, एक बार आना बहुत ही ध्यान से। मैं आपको यहाँ पे नोट्स में भी इसको दिखा देता हूं ताकि आपके लिए याद रहे कि पहला पार्ट क्या है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे लिए ये है कि केस नंबर फर्स्ट अगर आप देखोगे तो कैपिटल एसेट है, ट्रांसफर है, तो ही कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग है, कैपिटल एसेट तो है लेकिन ट्रांसफर नहीं है, तो कैपिटल गेन नहीं अराइज होगा। कैपिटल एसेट नहीं है लेकिन ट्रांसफर है, तो भी कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए बेसिक बात यही आती है कि कैपिटल गेन होने तभी लगेगा जब कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होता है। हाउ टू कैलकुलेट द कैपिटल गेन टैक्स? कैपिटल गेन टैक्स को हम कैलकुलेट कैसे करें, कैलकुलेशन पार्ट कैसे होता है? बहुत ही कुछ बेसिक बातें ध्यान रखना, क्योंकि ये जो मैं कैलकुलेशन पार्ट बता रहा हूं ना, यही सारी चीजें हमें पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ करके चलनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होनी चाहिए, जिसका मतलब है जिस असेट को आप ट्रांसफर कर रहे हो या जिस असेट को बेच रहे हो या जो असेट आपके पास से जा रहा है, उस असेट की फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मीन सेल प्राइस आपके पास में होनी चाहिए, ट्रांसफर प्राइस आपके पास में होनी चाहिए। तो ये चीज आपकी कहलाती है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इट मींस आप जिस वैल्यू पे आप असेट को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल करके चलते हैं? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बोल करके चलते हैं। ठीक है, इसमें से एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर आप क्या करवा दोगे? एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर क्या करवा देंगे आप? इसमें से माइनस करवा देंगे। ट्रांसफर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस हुआ, ब्रोकरेज कमीशन या कुछ भी आपने किसी को दिया, ठीक है, वो आप यहां से क्या करवा देंगे? माइनस करवा देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चीज आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पता करनी है इस चैप्टर के अंदर कि जो असेट ट्रांसफर हो रहा है उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है। दूसरी चीज, अगर उसको ट्रांसफर करते वक्त कोई भी एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस अराइज हुए हैं जो कि टोटली रिलेटेड टू दैट ट्रांसफर है, तो वो उसमें से हम क्या करवा देंगे? माइनस करवा देंगे। होपफुली इतनी बात समझ आती है। इसके बाद में जो भी एक्सपेंसेस जो हुए हैं ये सब माइनस करवाने के बाद में जो नेट वैल्यू बचेगी, उस नेट वैल्यू में से हम दो चीजें माइनस करवाते हैं। फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स का मतलब क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे, बट इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जब भी कैपिटल गेन हमारा राइज होते हैं, तो हम आगे देखेंगे तो दो टाइप के कैपिटल गेन होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो इंडेक्सेशन जो होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का और इवन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का भी। CII जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है उसको यूज करके हम ऐसा करते हैं। इंडेक्सेशन पे भी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे आया? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो भी है, मतलब जो भी सेल प्राइस वगैरह है, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करके उस एक्सपेंसेस में से फर्दर दो चीजें, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब वो कैपिटल एसेट खरीदा कितने का था वो हम वहां से माइनस करवाएंगे। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, क्या उसकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट थी? इंप्रूवमेंट मतलब बीच के अंदर अगर मान लीजिए आपने उस असेट को इंप्रूव करवाया, उस पर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास में एक असेट है, आपने एक और फ्लोर बना लिया, पहले आपके पास 2 फ्लोर थे, अब तीसरा फ्लोर भी आपने वहां पे कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो वो तीसरा फ्लोर जो आपने कंस्ट्रक्ट किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। आपने कोई ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जो आपके
जगह का या आपके कैपिटल एसेट की कैपेसिटी बढ़ा देता है, तो उसको हम क्या बोल करके चलते हैं, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बोल करके चलते हैं। तो ध्यान से सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से माइनस किया एक्सपेंसेस, ठीक है, नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आया, उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस किया, जिसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट अगर मिल रहा है तो वो देखेंगे, इंडेक्सेशन का बेनिफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में मिलता है, ठीक है। इसके बाद में अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कुछ हुआ है तो वो भी हम कंसिडर कर लेंगे, और वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में भी अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल रहा है तो ही हम वहां पे कंसिडर करेंगे। यहां से माइनस ये माइनस प्लस करने के बाद में जो रिजल्टेंट हमारे पास में बचेगा वो कैपिटल गेन कहलाएगा। कैपिटल गेन आइदर शॉर्ट टर्म और आइदर लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिपेंड करेगा कि भाई असेट को आपने कितने पीरियड के लिए होल्ड किया है, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग भी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी हम देखेंगे। बट कुछ बेसिक बातें, कैलकुलेशन कैसे होता है उस पर हमने डिस्कशन किया, तो हमें यही सब चीजें जाननी है। फर्स्ट ऑफ ऑल फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है, सेकंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है और इंडेक्सेशन क्या होता है, थर्ड थिंग कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होता है, उसके ऊपर इंडेक्सेशन कैसे किया जाता है, फिर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होते हैं, क्या लॉस भी हो सकता है, जी हाँ लॉस भी हो सकता है। अगर ये आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है लास्ट के अंदर तो वो लॉस हो जाएगा, और ऐसे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, सेट ऑफ किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना ये कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ जो है वो सेम ही हेड में ही होता है। ये आपने कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ वाले टॉपिक में बात करी, मैंने ये ओवरव्यू आपको यहाँ पे चैप्टर का दिया कि क्या क्या चीजें चैप्टर के अंदर कवर होने वाली है। नाउ सबसे पहले बात जानेंगे कैपिटल एसेट और ट्रांसफर क्या होता है, फिर हम जानेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, इंप्रूवमेंट के बारे में जानेंगे, और फिर जो है वो बेसिकली हमारे पास में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकाली जाती है इन सम अदर सिनेरियोज या फिर सम डिफरेंट सिनेरियोज में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकालते हो, क्योंकि जनरली तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब क्या है, जो सेल प्राइस है या ट्रांसफर प्राइस है उसी को हम क्या बोलते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बोल करके चलते हैं। लेकिन इन सम यूनिक सिनेरियोज या इन सम डिफरेंट सिनेरियोज जो आपके लिए नॉर्मली अराइज नहीं होते हैं, तो ऐसे केस में आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, खास करके प्रॉपर्टी के केसेस में भी हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए जी, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके कैपिटल एसेट का मतलब क्या है। तो बहुत ध्यान से, अगर आपके पास में नोट्स हैं तो बहुत बहुत ध्यान से आप उनको ओपन कर लेंगे, अदरवाइज अगर मॉड्यूल है तो मॉड्यूल भी ओपन कर सकते हैं। तो नोट्स भी मैं आपका इस डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, बट ध्यान से सबसे पहले तीन चीजें आपके लिए कैपिटल एसेट में इंक्लूड होती हैं, और फिर जो इंक्लूड नहीं होता है उस पर भी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल एसेट में हर एक वो एसेट इंक्लूड होगा आपका जो आप अपने बिजनेस या अपने बेसिकली प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो कोई भी ऐसा एसेट जो आप अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो तो भी वो आपके लिए क्या कहलाएगा, कैपिटल एसेट कहलाएगा, ठीक है। अगर सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द FIIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और वो सेबी की रेगुलेशंस के हिसाब से कोई सिक्योरिटी होल्ड करते हैं तो वो भी क्या कहलाएंगी, आपके लिए बेसिकली कैपिटल एसेट कहलाएंगी। तो ध्यान रखना ये फॉर द बेनिफिट ऑफ FIIs है। तो ध्यान, फर्स्ट पॉइंट हमारे लिए वो सारे एसेट, हर वो एसेट जो आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एसेट बोलते हैं। दूसरा, FIIs के द्वारा जो सिक्योरिटीज हेल्ड की जाती है एज पर द सेबी रेगुलेशन, उनको भी आप कैपिटल एसेट बोल करके चलते हो। थर्ड, यूलिप, ऐसे यूलिप यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, ऐसे यूलिप जो एग्रीगेट मिला करके टोटल 2.5 लाख रुपए पर ईयर से ज्यादा, जिनका प्रीमियम जो है 2.5 लाख रुपए से ज्यादा एक साल का जाता है। अगर सिंगल यूलिप है तो वो यूलिप भी कैपिटल एसेट कहलाएगा। अगर एग्रीगेट ऑफ यूलिप भी अगर 2.5 लाख से ज्यादा जाते हैं तो अप टू 2.5 लाख तक के जो है वो आपके बेसिक से बातें हैं, वो आपके कैपिटल एसेट नहीं कहलाएंगे, लेकिन उससे ऊपर वाले कैपिटल एसेट कहलाएंगे। ये इसलिए लेके आया गया है ताकि यूलिप को कैपिटल एसेट मान लिया जाए, और कैपिटल एसेट मान लिया जाए तो एट द मैच्योरिटी यूलिप से जो भी आपको गेन हो रहा है वो गेन एज ए कैपिटल गेन के तौर पर टैक्सेबल करवाया जा सके। तो ये तीन एसेट आपके लिए कैपिटल गेन में इंक्लूड होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो एसएससी ने हेल्ड कर रखी है, चाहे फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन है या नहीं है। दूसरा, FIIs के द्वारा जो सिक्योरिटीज हेल्ड की जाती है वो भी कैपिटल एसेट कहलाती है। और तीसरा जो है यूलिप, ठीक है, ऐसे यूलिप जिनका प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से, ऐसे यूलिप जिनका प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, सिंगल है तो भी, और एग्रीगेटिंग भी है। और एग्रीगेटिंग में वो सिर्फ वही वाला पार्ट देखा जाएगा जो आपके लिए 2.5 लाख रुपए से ऊपर जाता है, जस्ट लाइक LIP में जैसे हम 5 लाख के लिए देखते थे ना, वैसे यूलिप में 2.5 लाख रुपए के लिए देख करके चलेंगे ना। अब आगे बात बढ़ाते हैं, क्या नहीं इंक्लूड होगा। तो 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 चीजें जो इंक्लूड नहीं होंगी। फर्स्ट, स्टॉक इन ट्रेड इंक्लूड नहीं होगा। स्टॉक इन ट्रेड इंक्लूड इसलिए नहीं होगा, वो एसेट तो है लेकिन उस एसेट को बेच करके होने वाले फायदे को आप अपने PGBP के हेड में टैक्सेबल करवाते हो। तो स्टॉक इन ट्रेड जो है वो पहला एसेट है जो आपका इंक्लूड नहीं होगा। सेकंड, यहां पे हमारे लिए आते हैं पर्सनल इफेक्ट्स, मतलब ऐसे सारे एसेट्स जो हम अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं, क्या नहीं
इस पर्सनल इफेक्ट्स के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे आपके कार हो गए, वॉशिंग मशीन हो गए, आपके कपड़े हो गए, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं इसके अंदर। हाँ, कुछ चीजें नहीं आएंगी। क्या नहीं आएंगी? 6 एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। मतलब जो पर्सनल इफेक्ट्स में नहीं आएगा, इट मींस वो आपका बेसिकली एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा। इट मींस वो कैपिटल एसेट कहलाएगा। ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, स्कल्पचर्स और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, मतलब कोई भी ऐसा आर्ट रिलेटेड वर्क। अब कई बार आता है ज्वेलरी के अंदर क्या इंक्लूड होगा? सब इंक्लूड होगा ज्वेलरी के अंदर, जो सोना चांदी और इन सब से बने हुए हैं, ठीक है ना। एक्सेप्ट एक चीज इंक्लूड नहीं होगी, दैट इज सिल्वर यूटेंसिल्स, ठीक है। जो चांदी के बर्तन है वो इंक्लूड नहीं होंगे। हाँ, लेकिन अगर बर्तन सोने के हैं तो वो इंक्लूड हो जाएंगे, आपके कैपिटल एसेट कहलाएंगे। इट मींस चांदी का बर्तन जो है वो रखना एक ट्रेडिशन है इंडिया के अंदर, तो इसलिए चांदी के बर्तन जो है वो क्या नहीं कहलाते आपके लिए? कैपिटल एसेट नहीं कहलाते हैं। बट सोने के अगर बर्तन है तो वो कैपिटल एसेट कहलाएंगे। नाउ द थर्ड वन इज द रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो फिर वो बेसिकली आपके लिए कैपिटल एसेट नहीं कहलाएगी। व्हाट डू यू मीन बाय द रूरल एग्रीकल्चर लैंड? रूरल को डिफाइन नहीं किया गया है कहीं भी। ये बताया गया है कि जो अर्बन नहीं है वो सब रूरल है। अब अर्बन कौन सी नहीं है, ठीक है ना। तो पहले तो ये बात है कि भाई रूरल क्या है, तो रूरल को कोई डिफाइन नहीं किया गया। रूरल वो सारे मेनली आपकी एग्रीकल्चर लैंड, जो अर्बन नहीं है वो रूरल है। अब अर्बन क्या है ये बता दो। हाँ जी, अर्बन को डिफाइन किया गया है। फर्स्ट पॉइंट देखो, अर्बन के लिए 3 मेजर पॉइंट है, तो उनको बहुत ध्यान से आप देख करके चलेंगे। पहला पॉइंट कि भैया कोई भी ऐसी जगह की मेनली आपकी प्रॉपर्टी जहां की पॉपुलेशन लास्ट सेंसस के हिसाब से, जो भी लास्ट सेंसस हुआ है 2011 में हुआ है, लास्ट सेंसस के हिसाब से 10,000 लोगों से ज्यादा की है, 10,000 लोगों से ज्यादा की पॉपुलेशन है, तो उस जगह की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस जगह की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो बेसिकली आपका अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगी। वो उस जगह की प्रॉपर्टी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगी। अगर ये पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा जो है वो मेनली है और 1 लाख तक है, ये 10,000 से ज्यादा है और कहां तक है? 1 लाख तक है, तो वो जगह की जो प्रॉपर्टी है वो तो अर्बन है ही है, प्लस उसके 2 किलोमीटर तक के एरिया की प्रॉपर्टी भी क्या है? अर्बन है, ठीक है। तो देखो, जो अर्बन बन जा रही है वो रूरल नहीं है, उसके बाद वाली जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी? रूरल। तीसरी कंडीशन यहां पे आती है 1 लाख से ज्यादा। 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, बट पॉपुलेशन इज अप टू 10 लाख। पॉपुलेशन इज मोर देन 1 लाख बट इज अप टू 10 लाख। पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख से ज्यादा है लेकिन 10 लाख तक है, तो ऐसे केस में क्या होगा? जो उस एरिया की प्रॉपर्टी है वो तो अर्बन है ही है, उससे 6 किलोमीटर तक की प्रॉपर्टी भी क्या रहेगी? अर्बन रहेगी। देन हमारे पास में लास्ट यहां पे आता है कि अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, तो भाई जो एरिया है उस एरिया की प्रॉपर्टी तो अर्बन है ही है, उससे 8 किलोमीटर तक की प्रॉपर्टी भी क्या रहेगी? अर्बन रहेगी। 8 किलोमीटर के बाद की जो प्रॉपर्टी है वो ऑब्वियसली बात है आपकी रूरल एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगी। और रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कैपिटल एसेट नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक एंड ट्रेड जो है कैपिटल एसेट नहीं है। पर्सनल इफेक्ट्स जो आपके हैं वो मतलब पर्सनल एसेट्स वगैरह जैसे वॉशिंग मशीन और कार वगैरह, कपड़े वगैरह, आपके रेफ्रिजरेटर जो आप घर में यूज कर रहे हो, वो इसके कुछ एक्सेप्शंस भी थे। थर्ड हमारे लिए आता है रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बेसिकली आपके एक्सेप्शन में फॉल करेगा। फोर्थ वन स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड। स्पेसिफाइड मेनली आपके बियरर बॉन्ड्स जो 1991 में, या गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स जो इशू किए गए थे, ये बॉन्ड्स जो हैं ये बेसिकली आपके कैपिटल एसेट नहीं होते। आप देखना इनको जब आप अदर सोर्सेज में जाओगे तो इन बॉन्ड्स पे मिलने वाले इंटरेस्ट को भी एग्जेम्प्ट करवाया है, और ये जो बॉन्ड्स हैं ये बेसिकली आपके कैपिटल एसेट भी नहीं है, तो इनको ट्रांसफर करने पे या इनकी मैच्योरिटी पे जो आपको अमाउंट मिलता है, ठीक है, वो भी आपके लिए क्या रहेगा? टैक्स फ्री रहेगा। होपफुली इतनी बात डन है। कैपिटल एसेट क्या होता है? इंक्लूड करते हैं 3 चीजें, एक्सक्लूड करते हैं 4 चीजें। ऑब्वियस सी बात है, इतना डन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल एसेट क्या होता है क्या नहीं होता है उस पर हमने बात करी। नाउ हमारे लिए बात आती है भाई ट्रांसफर क्या होता है। सेक्शन 247, ठीक है, जो आपके ट्रांसफर की डेफिनेशन को बताता है। सेक्शन 247 में साफ साफ लिख करके दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेक्शन 247 में लिख के दे रखा है सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट। सेल और एक्सचेंज तो है ही है, रेलिंक्विशमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट भी है अगर किसी एसेट का, ठीक है, तो भी वो क्या कहलाएगा? बेसिकली आपका ट्रांसफर कहलाएगा। कंपलसरी एक्विजिशन है किसी एसेट का, तो भी वो क्या कहलाएगा? ट्रांसफर कहलाएगा। अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हो तो भी वो क्या कहलाएगा? ट्रांसफर कहलाएगा। कैपिटल एसेट, मान लीजिए मेरे पास में बहुत सारी लैंड एंड बिल्डिंग थी, मैं अब जो है वो पहले लैंड एंड बिल्डिंग को होल्ड कर रहा था तो नॉर्मल एक एसेट ही था, अब मैंने अपना जो बिजनेस है वो प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर काम शुरू कर दिया है, तो वो सारी लैंड एंड बिल्डिंग मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड बन गई है कैपिटल एसेट से। पहले वो मेरे लिए कैपिटल एसेट थी, अब वो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो गई है। तो ऐसे केस में वो जो मेनली कन्वर्जन हुआ है आपके कैपिटल एसेट का स्टॉक इन ट्रेड में, उसको भी हम ट्रांसफर कंसीडर करते हैं। मैच्योरिटी और रिडेम्पशन, अगर कोई चीज का या कोई बॉन्ड्स का, कोई डिबेंचर्स का मैच्योरिटी या रिडेम्पशन हो रहा है, तो जैसे जीरो कूपन बॉन्ड है, इनका मैच्योरिटी या रिडेम्पशन हो रहा है, तो ये भी आपके ट्रांसफर कहलाएंगे।
पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इट मींस है जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक प्रॉपर्टी जो है उसको हाफ पेमेंट कर दिया और उसकी पोजीशन आपने ले ली, आपकी कुछ पेमेंट बाकी है और कुछ पेमेंट बाकी होने की वजह से सामने वाले ने अभी ट्रांसफर डीड नहीं बनाई है। अब ट्रांसफर डीड बनी नहीं है, प्रॉपर्टी आपके नाम से आई नहीं है, बट आप पोजीशन ले चुके हो, प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो, तो ऐसे केस के अंदर आपको ये समझ करके चलना है कि भैया ये पार्ट परफॉर्मेंस को भी क्या कंसीडर किया जाएगा, ट्रांसफर कंसीडर किया जाएगा। उस प्रॉपर्टी से जो भी आपकी सिंपल सी बात है कैपिटल एसेट की अगर सेल होती है या उस प्रॉपर्टी को आप सेल करते हो तो आपके हैंड्स में क्या रहेगी, टैक्सेबल रहेगी। ओके डन है। चलिए जी, इतनी बात समझ आती है। ट्रांसफर क्या कहलाता है? कोई भी सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट ट्रांसफर की बात आता है। कंपलसरी एक्विजिशन ट्रांसफर में आता है। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड जो है वो बेसिकली आपका ट्रांसफर में आता है। रिडेम्पशन, मैच्योरिटी किसी भी बॉन्ड, डिबेंचर और मेनली आपके जीरो कूपन बॉन्ड, वो आपका ट्रांसफर की डेफिनेशन में आता है। पार्ट इवन द पार्ट परफॉर्मेंस कम्स इनटू द ट्रांसफर। और इस पार्ट परफॉर्मेंस के लिए जो मैंने एग्जांपल अभी कंसीडर किया वो आप ध्यान में रख के चलोगे कि प्रॉपर्टी की हाफ पेमेंट या कुछ पेमेंट हम कर चुके हैं जिसकी वजह से पोजीशन आ गई है, बट कुछ पेमेंट बाकी है जिसकी वजह से अभी टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है। अब टाइटल ट्रांसफर हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन उस केस में वो आपके लिए कैपिटल एसेट बन गया है क्योंकि पार्ट परफॉर्मेंस है, उसकी पोजीशन आपने गेन कर ली है। एक मिनट रुकेगा सब लोग। हाँ जी, बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ते हैं। ट्रांजेक्शन्स जिनको हमें जो है वो ट्रांसफर नहीं कंसीडर करना होता है, ट्रांजेक्शन जिनको हमें क्या नहीं मानना होता है, ट्रांसफर नहीं मानना होता है, उसको बहुत ध्यान से आप देख करके चलेंगे। ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जिनको हम ट्रांसफर नहीं मानते हैं और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए एक बात समझिएगा, अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है जिसमें पार्टीशन हो रहा है एचयूएफ का, तो भाई पहले आपको अपने बाप दादाओं से या फिर उनकी जो प्रॉपर्टी जो एचयूएफ के नाम से है वो आपको मिल रही है, तो भाई उसको ट्रांसफर कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो कोई भी ऐसा पार्टीशन वगैरह है, कोई विल के अंडर में या गिफ्ट के अंदर या इररिवोकेबल ट्रस्ट के थ्रू आपको कुछ दिया जा रहा है तो वो आपका ट्रांसफर कंसीडर नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन ध्यान रखना गिफ्ट वगैरह जो है वो आपके लिए टैक्सेबल रहते हैं अदर सोर्सेज के अंदर 56(2)(10) के अंदर। लेकिन अभी के तौर पे आप इतना समझना कि गिफ्ट वगैरह और ये जो है वो ट्रांसफरर के हैंड्स में, ट्रांसफरर का मतलब है जो ट्रांसफर करता है, प्रॉपर्टी को बेच रहा है, उसके हैंड्स की बात यहां पे कर रहे हैं। अदर सोर्सेज में जब टैक्सेबिलिटी की बात आती है तो वो रेसिपिएंट के हैंड में आती है कि जिसने रिसीव किया। अभी ये बात हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेसिकली ट्रांसफर, जिसने प्रॉपर्टी क्या करी है, बेसिकली आपकी ट्रांसफर करी है, उसके हैंड्स में क्या टैक्सेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, तो नहीं आएगी। अगर कोई सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को मेनली ट्रांसफर कर रही है या होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर कर रही है और इसमें रेसिपिएंट कंपनी जो है, मतलब कोई भी एसेट जो है कैपिटल एसेट है, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर कर रही है या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग को ट्रांसफर कर रही है, इसमें जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट कंपनी अगर इंडियन कंपनी है और यहाँ पे 100% होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन है, तो फिर ऐसे केस के अंदर आपके लिए वो कैपिटल गेन वहां पे अराइज नहीं होगा, उसको ट्रांसफर कंसीडर नहीं करेंगे हम। ठीक है, अमलगमेशन या डीमर्जर के टाइम पे ऐसे ट्रांसफर हो रहे हैं और रिजल्टिंग कंपनी इंडियन कंपनी है, अमलगमेशन और डीमर्जर के टाइम पे ऐसे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और रिजल्टिंग कंपनी, रिजल्टिंग मतलब इन केस ऑफ अमलगमेशन अमलगमेटेड कंपनी जो है वो रिजल्टिंग कंपनी होती है, इन केस ऑफ डिमर्जर रिजल्टिंग कंपनी हम उसको बोलते हैं, डिमर्ज होने के बाद जो कंपनी बन करके आती है वो। अगर ट्रांसफर करते हो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नॉन रेजिडेंट एक दूसरे नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफर करता है इन फॉरेन कंट्री, भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इससे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का प्रमोशन हो रहा है, तो एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रांसफर करता है तो वो ट्रांसफर नहीं कहलाता है। रिडेम्पशन ऑफ सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड, भाई ऐसे गोल्ड बॉन्ड्स जो सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड्स के नाम से जाने जाते हैं, अगर इनका रिडेम्पशन होता है तो उसको भी ट्रांसफर नहीं कंसिडर करते हैं। ध्यान रखना ये गोल्ड बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इन गोल्ड बॉन्ड पे आपका कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक गोल्ड इनटू फिजिकल गोल्ड और वाइस वर्सा, भाई इलेक्ट्रिक गोल्ड मतलब आपने जो है वो गोल्ड वगैरह खरीद लिया, बस उसकी फिजिकल पोजीशन नहीं ली है। अब फिजिकल पोजीशन नहीं लिए तो उसके अंदर वो आपके लिए सिर्फ यूनिट्स के तौर पे आपके पास में एक सिस्टम के अंदर पड़े, आप जैसे शेयर्स पड़े रहते हैं या जैसे आप अदर सिक्योरिटीज पड़ी रहती है। दूसरा आपने फिजिकल गोल्ड ले रखा है तो आप इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हो, तो ऐसा कन्वर्जन अगर हो रहा है फिजिकल का इलेक्ट्रिकल गोल्ड में या इलेक्ट्रिक का फिजिकल के अंदर, तो उसको हम क्या नहीं कंसीडर करते हैं, कन्वर्जन को ट्रांसफर कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफाइड असेट टू गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी, आप अपनी तरफ से कोई असेट गवर्नमेंट को, म्यूजियम वगैरह को, नेशनल म्यूजियम वगैरह को, कोई यूनिवर्सिटीज को आप ट्रांसफर करते हो तो वो भी आपका ट्रांसफर, वो ट्रांजेक्शन भी आपका ट्रांसफर कंसीडर नहीं किया जाता है। तो बहुत ध्यान से इन सारी बातों को कंसीडर करते रहेंगे। देखो ये हैं काफी सारे पॉइंट लेकिन बहुत बेसिक है, ध्यान में रखकर चलेंगे। तो पहला क्या था, पार्टीशन वगैरह
कोई भी हो ट्रांसफर नहीं मानेगा। कोई विल के अंडर या कोई गिफ्ट के अंदर या इररिवोकेबल ट्रस्ट के अंदर ट्रांसफर होता है तो कंसिडर नहीं होगा। होल्डिंग सब्सिडरी एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, बस रिजल्ट जिसको मिल रहा है एसेट वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। अमलगमेशन डीमर्जर रिजल्टिंग कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए तो फिर आपका ट्रांसफर कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को बेच रहा है तो ट्रांसफर कंसिडर नहीं होगा। सुवर्ण गोल्ड बॉन्ड का रिडम्पशन हो रहा है तो ट्रांसफर नहीं होगा। इलेक्ट्रिक गोल्ड फिजिकल गोल्ड में, फिजिकल गोल्ड इलेक्ट्रिक गोल्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो ट्रांसफर कंसिडर नहीं होगा। कुछ स्पेसिफाइड एसेट अगर आपने गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज को जो है वो ट्रांसफर किए हैं, जैसे म्यूजियम पर्पस के लिए नेशनल म्यूजियम को आपने कुछ ट्रांसफर किया है, इस टाइप की चीजें आपका ट्रांसफर नहीं कहलाएंगी। डिबेंचर का बॉन्ड्स में, बॉन्ड्स का प्रेफरेंस शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स का इक्विटी शेयर्स में अगर कन्वर्जन हो रहा है तो हम उसको क्या कंसीडर नहीं करते हैं, ट्रांसफर कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रख करके चलनी है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिवर्स मोर्गेज। रिवर्स मोर्गेज की एक स्कीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आती है फॉर द बेनिफिट ऑफ द सीनियर सिटीजन। किसके लिए बेनिफिट के लिए लेकर के आते हैं? सीनियर सिटीजन के बेनिफिट के लिए। क्या होता है इसके अंदर? सीनियर सिटीजन जिनके पास में भी एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है वो बैंक के पास में जाकर के अपनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रख सकते हैं और उनको अपने मेनली बुढ़ापे के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो बैंक से जो है वो आप लोन के तौर पे वो सीनियर सिटीजन ले सकते हैं। और वो लोन जो सीनियर सिटीजन ले रहे हैं बैंक से, उनको वो लोन जो है वो बेसिकली आपका रीपे करने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे केस में देखो हुआ क्या, प्रॉपर्टी जो है वो आपकी सीनियर सिटीजन से ट्रांसफर होकर के बैंक के पास चली गई, बैंक से एक लोन के तौर पे पैसा ले लिया, ठीक है। अब ये जो लोन का पैसा लिया गया है इसको उन सीनियर सिटीजन के जो चाइल्ड हैं, चिल्ड्रन वगैरह हैं, वो एट देयर डेथ या फिर कुछ टाइम बाद में जब वो लोन का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है अगर चुका देते हैं, वापस कर देते हैं, तो फिर ऐसे केस में भाई बैंक जो है वो प्रॉपर्टी वापस से उन बच्चों के नाम कर देता है या फिर वो जो भी मेनली पर्सन जो पे कर रहा है उसके नाम कर देता है। बट अगर ये पैसा ना दिया जाए तो फिर आफ्टर द डेथ ऑफ दो सीनियर सिटीजन, जो सीनियर सिटीजन है, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, उनके डेथ के बाद में बैंक इस प्रॉपर्टी को जो है वो बेसिकली अपने पास में रख लेता है और फिर सेल करता है और सेल करके अपने लोन का पैसा रिकवर करता है। और जो लोन का पैसा होता है बैंक और इंटरेस्ट का पैसा बनता है, वो लोन और इंटरेस्ट का पैसा काट करके अगर प्रॉपर्टी ज्यादा में सेल होती है तो वो पैसा फिर जो उनके लीगल हेयर्स वगैरह है उनको दे देता है। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका रिवर्स मॉर्गेज का, जिसके अंदर बैंक इस टाइप की चीजें करके चलता है। बैंक एक बेनिफिट प्रोवाइड करता है। अब इसमें हुआ क्या, प्रॉपर्टी एक तरीके से सीनियर सिटीजन टू बैंक ट्रांसफर हो गई। अब ट्रांसफर हो गई तो कैपिटल गेन लगेगा फिर भाई सीनियर सिटीजन को जो पैसा मिला, लेकिन वो तो उनके बेनिफिट के लिए था, इसलिए इस ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर कंसीडर नहीं किया गया। अब इसमें दो केस है, एक पैसा लमसम मिल जाता है सीनियर सिटीजन को, एक होता है कि भाई सीनियर सिटीजन को इंस्टॉलमेंट में मिलता है ओवर देयर लाइफ, रिमेनिंग लाइफ, जितनी भी उनकी रिमेनिंग लाइफ है। अगर लमसम मिल गया तो 20 सालों तक सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट रहेगी कि वो पैसा यूज कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। 20 सालों बाद में पे करना होता है, लेकिन सीनियर सिटीजन को पे नहीं करना होता है, उनके बच्चों से ऑप्शंस लिया जाएगा और फिर टिल जब तक सीनियर सिटीजन जिंदा है तब तक उस प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जाएगा, उसके बाद में जो है वो फिर उस प्रॉपर्टी को सेल किया जाएगा। और इन केस अगर इंस्टॉलमेंट्स की बात है तो भाई आपके पास में वो इंस्टॉलमेंट्स या फिर आपके पार्ट्स ऑफ लोन अमाउंट तब तक पे किया जाएगा सीनियर सिटीजन को जब तक वो जिंदा रहते हैं। उसके बाद बैंक अपना लोन रिकवर करने के लिए उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है या फिर उनके बच्चों को ऑप्शन दे सकता है कि आप लोन की रीपेमेंट कर दो इंटरेस्ट के साथ में। अगर आप ऐसा करते हो तो हमें प्रॉपर्टी को सेल करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ऐसे केस में प्रॉपर्टी सीनियर सिटीजन से बैंक के पास में ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं, लेकिन इस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर नहीं कंसीडर किया जाता है ताकि सीनियर सिटीजन के हैंड में जो है वो उनको जो बेनिफिट मिल रहा है उस बेनिफिट पे कोई टैक्स ना लग सके। तो इट्स ऑल अबाउट द रिवर्स मॉर्गेज एंड ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड द ट्रांसफर। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस पे बात करी जिनको हम ट्रांसफर कंसीडर नहीं करते हैं, ऐसे पॉइंट्स पे बात करी जिनको हम ट्रांजैक्शन मेनली आपके ट्रांसफर कंसीडर करते हैं। तो कैपिटल एसेट क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है, आई थिंक प्रोबेबली इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है ना। कैपिटल एसेट क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है, इतनी बात प्रोबेबली आपको समझ आनी चाहिए। नाउ वी हैव द चार्जिंग सेक्शन, ठीक है ना, वी हैव द चार्जिंग सेक्शंस ऑफ कैपिटल गेन। तो जैसे सिंपल सी बात मैंने पहले भी करी थी कि भाई कैपिटल गेन टैक्स कब लगता है, इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर टुक प्लेस ऑफ कैपिटल एसेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल गेन टैक्स तब लगता है जब कैपिटल एसेट का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और कैपिटल एसेट का ट्रांसफर जिस साल में हुआ है, कैपिटल एसेट का ट्रांसफर जिस साल में हुआ है उसी साल में कैपिटल गेन टैक्स लगता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और नॉट। जैसे मान लीजिए अगर 23-24 में कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ और उस 23-24 में ट्रांसफर्ड कैपिटल एसेट का पैसा आपको 24-25 या 25-26 में मिल रहा है, तो भाई कैपिटल गेन टैक्स उसी साल में लग जाएगा जिस साल में आपका ट्रांसफर टुक प्लेस हुआ है। मतलब 23-24 में ही कैपिटल गेन टैक्स आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब लग जाएगा, ठीक है, डन। इतनी बात समझ आती है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। जनरल रूल यही कहता है, जनरल रूल देखो एक्सेप्शन जरूर होंगे, लेकिन जनरल रूल यही कहता है कि भाई ट्रांसफर जिस ईयर में हो रहा है उसी ईयर में क्या लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो होपफुली इतनी बात आपको समझ
समझ आती है। नाउ देयर आर 3 मेजर एक्सेप्शंस, और इन 3 मेजर एक्सेप्शंस को बहुत ध्यान से हम कवर करेंगे। पहली मेजर एक्सेप्शंस है, अगर इंश्योरेंस रिसिप्ट जो है वो आपको रिसीव हो रही है तो वो इंश्योरेंस रिसिप्ट उस ईयर में टैक्सेबल होगी जिस ईयर में आपने क्या करी है, उसको रिसीव करी है। तो इंश्योरेंस रिसिप्ट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, जिस ईयर में आपने उसको रिसीव किया उस ईयर में वो क्या रहेगी, आपके लिए टैक्सेबल रहेगी। तो इंश्योरेंस रिसिप्ट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। अगर कन्वर्जन हुआ है कैपिटल एसेट का स्टॉक इन ट्रेड में, बहुत डिटेल में बात करूंगा इस पॉइंट पे और बहुत ध्यान से, यहां पे आपके लिए क्या कैपिटल गेन होगा और क्या बिजनेस इनकम होगा उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो भाई अगर कन्वर्जन हुआ है कैपिटल एसेट का स्टॉक इन ट्रेड, नॉट वाइस वर्सा, सिर्फ कैपिटल एसेट का स्टॉक इन ट्रेड में, तो फिर कैपिटल गेन टैक्स राइज होगा। तो कैपिटल एसेट जब स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होता है तो जिस दिन आपका कैपिटल एसेट कन्वर्ट हुआ स्टॉक इन ट्रेड में, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं कि हमने जो है आपका एक स्टॉक इन ट्रेड था वो मेनली 1 जनवरी 2023 को कन्वर्ट कर दिया। 1 जनवरी 2023 मतलब 22-23 जो ईयर था, 1 जनवरी 2023 को हमने उसको कैपिटल एसेट से स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर कर दिया। अब जैसे ही कैपिटल एसेट से स्टॉक इन ट्रेड बना तो वो ट्रांसफर की डेफिनेशन में आ गया, और कैपिटल एसेट तो है ही ऑब्वियस सी बात है, तो और ट्रांसफर की डेफिनेशन में भी आ रहा है, तो फिर यहां तो भाई रूल लग जाएगा, जनरल रूल लग जाएगा कि कैपिटल गेन लगा दो इसी साल में। लेकिन क्या वो एक्चुअल में कोई उसको बेच पाए क्या? हम वो स्टॉक इन ट्रेड में ही तो कन्वर्ट हुआ है, एक्चुअल में एसेट थोड़ी ना सेल हुआ है, कोई पैसा थोड़ी ना आया है उसके अंदर। तो ऐसे केस में एक रिलैक्सेशन दी जाती है कि आप पे कैपिटल गेन टैक्स उस साल तक नहीं लगाएंगे या उस टाइम पीरियड तक नहीं लगाएंगे जब तक वो स्टॉक इन ट्रेड क्या ना हो जाए, सेल ना हो जाए। जब तक वो स्टॉक इन ट्रेड क्या ना हो जाए, सेल ना हो जाए, तब तक आप पे क्या नहीं लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक इन ट्रेड सेल होता है, ठीक है, आपके लिए फरवरी 2024 में, अब फरवरी 2024 मतलब 23-24 ट्रांसफर हुआ था, कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड हुआ था वो 22-23 में हुआ था, लेकिन सेल हो रहा है वो 23-24 के अंदर। अब 23-24 में जब वो सेल हो रहा है, हाँ जी पीपल ध्यान से, अगर वो 23-24 में सेल हो रहा है, ठीक है, आपके लिए देखो ट्रांसफर मैं यहां लिख भी देता हूं ताकि आपके लिए ध्यान रहे, ट्रांसफर हुआ है वो 22-23 में, और वो स्टॉक इन ट्रेड जो है वो सेल होता है, स्टॉक इन ट्रेड सेल होता है वो कब होता है, 23-24 में होता है। स्टॉक इन ट्रेड सेल होता है वो कब होता है, बेसिकली आपका 23-24 में होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। तो अब सेल 23-24 में हो रहा है ना, तो भाई कैपिटल गेन टैक्स भी 23-24 में लगेगा। हाँ, कैलकुलेट कैपिटल गेन टैक्स 22-23 में ही हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन होने से फर्क नहीं पड़ता। टैक्सेबिलिटी अराइज कब होगी, टैक्स लगेगा कब, बेसिकली आपके 23-24 में लगेगा जब एक्चुअल में स्टॉक इन ट्रेड क्या हो जाता है, सेल हो जाता है। इतनी बात शायद आपको समझ आ गई होगी अभी। और कैपिटल गेन टैक्स कैसे निकालोगे, तो भाई जिस दिन ट्रांसफर हुआ है, जिस दिन कन्वर्जन हुआ है, और जिस दिन कन्वर्जन हुआ है उस दिन की जो एफएमवी है उसमें से जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उस कैपिटल एसेट की वो क्या करवा दी जाएगी, माइनस। ठीक है, एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, वो उसमें से आप माइनस करवा दोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नाउ बिजनेस इनकम क्या होगी, जितने में आपने स्टॉक को बेचा माइनस एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। तो एफएमवी तक अमाउंट जो है वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो गया। एफएमवी से ऊपर जितना आपने स्टॉक इन ट्रेड को बेच करके कमाया, तो भाई वो आपके लिए कहां टैक्सेबल हो जाएगा, आपका बिजनेस इनकम के तौर पे टैक्सेबल हो जाएगा। होपफुली ये बात कवर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख थी, जिस दिन हमने उसको कन्वर्ट किया उस दिन उसकी वैल्यू हो गई 25 लाख, एफएमवी 25 लाख थी। अब मार्केट के अंदर जब हमने 1 साल बाद उसको सेल किया, जनवरी में कन्वर्ट किया था, 1 साल बाद जब उसको सेल किया तो 28 लाख में मैंने उस एसेट को बेचा। नाउ व्हाट इज द टैक्सेबल अमाउंट इन कैपिटल गेन एंड बिजनेस इनकम, तो कैपिटल गेन में एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन 25 लाख माइनस, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दैट इज 10 लाख, तो कितना हो गया कैपिटल गेन, 15 लाख। ठीक है, बिजनेस इनकम कितनी हो गई, सेल वैल्यू कितनी है एसेट की, 28 लाख, और एफएमवी कितनी है डेट ऑफ कन्वर्जन की, 25 लाख, तो 28 माइनस 25 दैट इज रुपीज 3 लाख। कितने रुपए, 3 लाख रुपए। होपफुली डन है। नाउ द लास्ट पॉइंट इसके अंदर एक्सेप्शन में, किस चीज का एक्सेप्शन पढ़ रहे हो, जनरल रूल कि भाई कैपिटल गेन टैक्स उस ईयर में लगता है जिस ईयर में ट्रांसफर टू प्लेस करता है। पहला एक्सेप्शन था इंश्योरेंस रिसिप्ट, उस ईयर में टैक्सेबल होगी जिस ईयर में रिसीव हुई है। कैपिटल एसेट कन्वर्ट होता है स्टॉक इन ट्रेड में, तो उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में आपका स्टॉक इन ट्रेड जो है वो एक्चुअल में सेल हो जाता है ना। द कंपल्सरी एक्विजिशन भाई उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में आपको पैसा रिसीव हुआ है। ठीक है ना, कंपल्सरी एक्विजिशन अगर होता है किसी भी प्रॉपर्टी का गवर्नमेंट के द्वारा अंडर ए अप्रूव्ड स्कीम, अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ध्यान से जी, अंडर ए अप्रूव्ड स्कीम अगर ऐसा होता है तो भाई उस केस में आपके लिए कैपिटल गेन टैक्स तब लगेगा जिस ईयर में आपको वो कंपनसेशन, कंपल्सरी एक्विजिशन के अगेंस्ट में वो कंपनसेशन रिसीव हुई है। तो भाई बहुत ही ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑफ द रिसिप्ट में वो क्या होने वाली है, ईयर ऑफ द रिसिप्ट में वो क्या होने वाली है, टैक्सेबल होने वाली है। ठीक है, इनहेंस कंपनसेशन भी तभी टैक्सेबल होगी जिस ईयर में वो क्या हुई है, हमारे को रिसीव हुई है। ठीक है, लेकिन भाई ध्यान रखना, इनहेंस कंपनसेशन का मतलब ये है कि भाई हम उस जो गवर्नमेंट ने कंपनसेशन डिसाइड किया हम उससे सेटिस्फाई नहीं थे, हम कोर्ट गए और कोर्ट गए तो कोर्ट
कोर्ट ने वो कंपनसेशन बढ़ा दी। अगर कोर्ट कंपनसेशन बढ़ा देता है तो भाई उस केस में जो इनहेंस कंपनसेशन है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाती है, नील हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात भाई, क्या इस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो नील हो गई, लेकिन क्या इनहेंस कंपनसेशन में से कोई खर्चा माइनस होगा? तो एक खर्चा माइनस होगा, अगर लीगल चार्जेस लगे हैं, अगर आपके लीगल चार्जेस लगे हैं उस इनहेंस कंपनसेशन को सॉरी उस नॉर्मल कंपनसेशन को बढ़ाने में, इनहेंस करने में अगर कोई लीगल चार्जेस लगे तो वो लीगल चार्जेस नाम का खर्चा माइनस होगा, बाकी कोई खर्चे माइनस नहीं होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से, जो भी कंपल्सरी एक्विजिशन के अंडर आपको अमाउंट मिला है वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, लेकिन उस ईयर में होगा जिस ईयर में वो रिसीव हो रहा है। कैसे निकालोगे टैक्स? वही ऑब्वियसली बात है, जितना अमाउंट रिसीव हुआ उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में इनहेंस कंपनसेशन, अगर वो उस कंपनसेशन को बाद में बढ़ा दिया गया तो भाई वो इनहेंस कंपनसेशन भी आपके लिए टैक्सेबल होगी, लेकिन उसकी कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं होगी। हाँ, लेकिन उसमें से लीगल एक्सपेंसेस माइनस करवाए जाएंगे, एक ही खर्चा, ध्यान रखना। अगर कोर्ट ने कोई इंट्रीम ऑर्डर पास किया है और उसके बेसिस पे आपको कोई अमाउंट रिसीव हो गया, तो वो इंट्रीम ऑर्डर के बेसिस पे रिसीव्ड अमाउंट तब तक टैक्सेबल नहीं होगा जब तक आपके लिए फाइनल ऑर्डर ना आ जाए। अगर कुछ ऐसा रेक्टिफिकेशन कोर्ट बाद में पास करता है तो उस रेक्टिफिकेशन के बेसिस पे आपका जो भी टैक्स वगैरह कम हो रहा होगा या ज्यादा हो रहा होगा वो आपको देना पड़ेगा। अगर डेथ हो जाती है, जिस पर्सन का वो असेट था या जिस पर्सन की प्रॉपर्टी थी जिसको कंपल्सरीली एक्वायर कर लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो भाई उस केस में, इन केस ऑफ डेथ, वो उस पर्सन के लिए टैक्सेबल होगा जो उस पर्सन जिस पर्सन की डेथ हुई है उसके बिहाफ पे ये अमाउंट रिसीव करता है। रिसीविंग पर्सन के हैंड्स में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। जैसे फादर की डेथ होने पे बच्चे को अगर अमाउंट मिल रहा है तो बच्चे के हैंड्स में वो क्या रहेगा? टैक्सेबल रहेगा। इतना ध्यान रखना। कंपनसेशन जो है वो इंट्रीम ऑर्डर की तब टैक्सेबल होगी जब फाइनल ऑर्डर होगा। इफ कोर्ट अगर रिड्यूस वगैरह कर देता है इनहेंस कंपनसेशन तो फिर रिकॉम्पिटिशन होगी और फिर रेक्टिफिकेशन किया जाएगा। और अगर कुछ रिफंड वगैरह बनता होगा, अगर ज्यादा टैक्स आपसे ले लिया होगा और कुछ रिफंड वगैरह बनता होगा तो विद इंटरेस्ट गवर्नमेंट उसको क्या करेगी? वापस करेगी। तो ये पॉइंट हमारे लिए आ जाते हैं भाई आपका चार्जिंग सेक्शन 45 की एक्सेप्शंस में फॉल करने वाले पॉइंट्स को हमने यहां पे डिस्कस किया डिटेल में। और मेनली चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? कैपिटल गेन टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में ट्रांसफर टुक प्लेस होता है। मतलब जब ट्रांसफर होता है उस ईयर में क्या लगाया जाएगा? आपका कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाएगा। अब कुछ बहुत ही बेसिक और छोटी छोटी बातें, दो सेक्शंस हमारे लिए आएंगे जिसमें एक बायबैक और एक लिक्विडेशन का सेक्शन है। इसके बाद हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की तरफ मूव करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेकिन दो छोटे छोटे टॉपिक, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय कंपनी ऑन लिक्विडेशन और दूसरा हमारे लिए बेसिकली बायबैक ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज। ओके, चलिए जी, बहुत ही ध्यान से साथ बनाए रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिवाइज करते रहेंगे, क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प करेगा अगर आप प्रॉपर्ली रिवाइज कर लोगे मेरे साथ साथ में। तो भाई सबसे पहली बात कि लिक्विडेशन पे अगर कंपनी कोई एसेट ट्रांसफर कर रही है तो भाई कंपनी के हैंड्स में कोई टैक्सेबिलिटी राइज नहीं होती है, कोई कैपिटल गेन कंपनी के हैंड्स में राइज नहीं होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन को हम ट्रांसफर नहीं कंसीडर करते हैं और कैपिटल गेन कंपनी के हैंड्स में मेनली आपका राइजेज नहीं होता है। बट शेयर होल्डर को भी तो वो एसेट अपने शेयर्स ट्रांसफर करने के बदले मिला है ना। उनके शेयर्स जो था कंपनी में वो शेयर्स नहीं रहेंगे, उसके बदले शेयर होल्डर को क्या मिल गया? एसेट मिल गया। तो क्या शेयर होल्डर के हैंड्स में कैपिटल गेन राइज होगा या नहीं होगा? होगा। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना, अगर वो एसेट आपने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, बहुत ध्यान से, वो एसेट अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं टिल द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 15 लाख के और कंपनी एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है 40 लाख के, तो 40 लाख के जो एसेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उसमें से 15 लाख तक का अमाउंट जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के इक्विवेलेंट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जितना है वो डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 22 मेनली आपका सी के अंदर 22(2)(c) के अंदर बेसिकली आपका क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि चलना है कि बेसिकली 222(c) के अंदर वो आपके लिए क्या हो जाएगा? डीम डिविडेंड मान करके टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्सेज के अंदर। कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगा। तो ये चीज ध्यान रखना। डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का, कंपनी अगर कर रही है तो अंटिल द अमाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट टिल द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन कहां तक? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक। जैसे 40 लाख के एसेट बांटे, 15 लाख तक का जो अमाउंट है वो डीम डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर्स के हैंड में टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज में। हाँ, उसके ऊपर जो 25 लाख रुपए के एसेट कंपनी ने बांटे उस 25 लाख रुपए में आप कैपिटल गेन निकालोगे। लेकिन कैसे निकालोगे? उस 25 लाख में से आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्टेड था कंपनी के अंदर, जो भी शेयर्स वगैरह में आपने पैसा लगाया था, उस 25 लाख में से पहले वो माइनस करोगे और देन फिर ये जो 25 लाख में से रिमेनिंग अमाउंट बच जाता है, ठीक है, जैसे आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आपकी थी उसमें जैसे मान लीजिए 25 लाख मिले और उसको खरीदने में ही आपने 20 लाख रुपए लगा रखे थे उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने में, तो 5 लाख कैपिटल एप्रिसिएशन आपको मिला है, ज्यादा अमाउंट मिला है एसेट्स के तौर पे, तो वो 5 लाख रुपए जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ मेनली आपका कैपिटल गेन माना जाएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या था? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकाला भाई कैपिटल गेन निकालने के लिए? देखो 40 लाख, वापस से एग्जांपल समझना, 40 लाख
असेट की, बहुत ध्यान से, असेट की एग्जांपल के तौर पे असेट ट्रांसफर्ड, ठीक है, असेट कितने ट्रांसफर किए, 40 लाख के, 40 लाख के, ठीक है ना, सिंपल, डन। फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है भाई, इसमें से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने हैं, 15 लाख, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने हैं, 15 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, 20 लाख। तो अब यहाँ पे कैपिटल गेन कितना होगा, अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल कितना होगा, तो अदर सोर्सेज में टिल द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स टैक्सेबल हो जाएगा डीम डिविडेंड मान के 222C के अंदर, बेसिकली आपके 15 लाख रुपए। फिर आपके असेट ट्रांसफर्ड जो किए 40 लाख के, उसमें से 15 लाख माइनस किया, आपकी आ गई फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यहां से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी आ गई है, बेसिकली 25 लाख। इस 25 लाख में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ रुपीज 20 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ रुपीज 20 लाख क्या करवा दी जाएगी, माइनस करवा दी जाएगी। और जैसे ही आप ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ 20 लाख माइनस करोगे तो बेसिकली आपके लिए 5 लाख रुपए का जो कैपिटल गेन टैक्स है वो टैक्सेबल हो जाएगा लिक्विडेशन के टाइम पे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, कैपिटल गेन टैक्स एट द बायबैक ऑफ शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। भाई बायबैक अगर शेयर्स का हो रहा है उस टाइम पे क्या होगा, शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। शेयर्स के बायबैक के केस में भाई कंपनी के, अगर डोमेस्टिक कंपनी है और वो शेयर्स का बायबैक कर रही है तो कंपनी के हैंड में टैक्सेबिलिटी अराइज होती है, शेयर होल्डर के हैंड में नहीं होती है। टैक्सेबिलिटी अराइज होगी भाई, इनकम टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 23.296। ये बेसिकली आपका जो है 20% प्लस सरचार्ज प्लस सेस का जो रेट है उससे बनाया गया है। तो भाई ध्यान रखना, बायबैक अगर डोमेस्टिक कंपनी कर रही है शेयर्स का, और ये एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से, तो भाई 23.296% टैक्स लगेगा इन हैंड्स ऑफ कंपनी एंड देयर इज नो टैक्सेबिलिटी इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। बट अगर बायबैक अदर कंपनीज कर रही है, नॉट ए डोमेस्टिक कंपनी, तो वो शेयर होल्डर्स के हैंड में टैक्सेबल होगा, वो आपके लिए बेसिक सी बात है, कंपनीज के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा। अदर सिक्योरिटीज है, अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है, शेयर्स नहीं है, बायबैक और अदर सिक्योरिटीज का हो रहा है, तो फिर वो कंपनी के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा, वो किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगा, शेयर होल्डर के। कैपिटल गेन कैसे निकालोगे, ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर आपका बायबैक हो रहा है 100 रुपए पे और सिंपल सी बात है उस शेयर को या उस सिक्योरिटी का आपने खरीदा था 60 रुपए में, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको बायबैक के टाइम पे मिल रहा है 40 रुपए, इस पे आपका क्या लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। डन है, इतनी बात आपको शायद समझ आती है। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे बढ़ने से पहले एक बहुत ही छोटे से टॉपिक पे कि भाई आपका जो है जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है, ये कैपिटल असेट, इन सब पे हमने बात कर ली, लेकिन इनमें से लॉन्ग टर्म क्या है और शॉर्ट टर्म क्या है उस पर हम बात कर लेते हैं। और ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रेट्स अलग है, दो अलग अलग सेक्शन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का रेट है। एक 112A के अंदर जहां पे आपके पास में इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड शेयर्स जिन पे एसटीटी पे किया जाता है, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स वगैरह जो है, या जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं उनके रिगार्डिंग बातचीत वहां पे की गई है, तो वहां पे आपका 10% का टैक्स रेट है और 1 लाख तक की एग्जेम्पशन भी आपको दी जाती है। फिर जब बात आती है हमारे लिए सिंपल सी बात है, बाकी का इनके अलावा जो आपके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल होता है 112 सेक्शन 112 के अंडर में, और वहां पे रेट कितने परसेंट है, 20% है। वहां पे रेट कितने परसेंट है, बेसिकली आपका 20% है। तो डन है, इतनी बात आपको शायद होपफुली समझ में आती है। तो चलिए जी इसके आगे बढ़ते हैं। अब बात है कि भाई लॉन्ग टर्म क्या, शॉर्ट टर्म क्या, तो बहुत ध्यान से इस सेक्शन को देखेंगे, बहुत ध्यान से। भाई देखो, लिस्टेड शेयर्स सबसे पहले इन पे 12 महीने की लिमिट है, 12 मंथ, देन लॉन्ग टर्म, अदरवाइज इट्स शॉर्ट टर्म, अगर 12 महीने तक होल्ड किया तो। लिस्टेड शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यूनिट ऑफ यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जीरो कूपन बॉन्ड, अगर इनमें से कुछ है, लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं, शेयर्स एंड अदर सब, ठीक है, और इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई है, जीरो कूपन बॉन्ड है, तो भाई ऐसे केस में 12 महीने तक, बेसिकली 12 महीने से ज्यादा अगर आपने इनको होल्ड कर लिया है तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म हो जाएंगे। 12 महीने या उससे कम होल्ड किया है तो ये आपके लिए शॉर्ट टर्म हो जाएंगे। अनलिस्टेड शेयर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, अनलिस्टेड शेयर्स, शेयर्स की बात हुई है, जैसे यहां पे लिस्टेड सिक्योरिटी, शेयर और अदर दोनों है, अनलिस्टेड शेयर्स और लैंड एंड बिल्डिंग की बात होती है तो यहां पे 24 महीने की बात आती है। अगर 24 महीने से ज्यादा होल्ड किया है तो लॉन्ग टर्म, अगर 24 महीने या उससे कम होल्ड किया है तो शॉर्ट टर्म। और बाकी के बचे सारे कैपिटल एसेट के लिए ये लिमिट जो है वो 36 महीना हो जाती है। अगर 36 महीना से ज्यादा होल्ड किया है तो लॉन्ग टर्म, 36 महीने से कम होल्ड किया है तो शॉर्ट टर्म। और अगर आप यहां पे देखोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, हालांकि हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पे लॉन्ग टर्म के केसेस में भी आपको क्या नहीं मिलता है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो बात इतना समझना, लॉन्ग टर्म पे रेट क्या है, 112A में 10% अंटिल 1 लाख एग्जेम्प्ट है,
और बेसिकली उसके बाद जो है वो 10% है। 112 जो सिर्फ 112 है उसके अंदर बाकी के बच गए जो ये शेयर्स वगैरह और ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के अलावा है, उसमें 20% का रेट है, कोई ऐसी एग्जाम्पशन नहीं है 1 लाख वाली। और फिर बेसिकली आपके लिए आता है जब बेसिकली शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो शेयर्स वगैरह है, तो शेयर्स वगैरह या फिर मेनली आपके लिस्टेड शेयर्स जो एसटीटी पे करते हो, यूनिट ट्रस्ट मेनली इक्विटी ओरिएंटेड फंड है और बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट है, तो ऐसे केस में आपके लिए वो जो लिमिट आपके लिए टैक्स की है 15% की रहेगी, सॉरी टैक्स रेट 15% की रहेगी और कोई एग्जाम्पशन लिमिट नहीं है यहाँ पे। और बाकी के शॉर्ट टर्म्स के ऊपर जो है वो बेसिक स्लैब रेट आपकी एप्लीकेबल होगी। तो आई थिंक डन है इतना पार्ट। क्या क्या अभी तक हमने डन किया, ध्यान रखना, दिमाग में चलता रहना चाहिए। कैपिटल असेट हमने डन किया, मतलब क्या होता है ट्रांसफर का, मतलब हमने पढ़ा कि भाई ट्रांसफर क्या होता है, क्या क्या नहीं आता है ट्रांसफर में और क्या क्या आता है। हमने जनरल प्रोविजन डन किया कि भाई जनरल प्रोविजन क्या कहता है, चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है, लिक्विडेशन के पॉइंट डन किए, बायबैक के हमने पॉइंट डन किए, और नाउ छठा पॉइंट हमने डन किया है कि लॉन्ग टर्म क्या है और शॉर्ट टर्म क्या है। इतना डन करने के बाद में मेजर टॉपिक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का एक मेजर पॉइंट आप शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले आ जाते हैं कुछ मेजर असेट्स पे और फिर आएंगे हम रिमेनिंग असेट्स पे जिन पे आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको निकालनी होती है। ये जो असेट्स हैं ये सारे मेजर हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत 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 ध्यान से देख करके चलना। भाई अगर कोई गुडविल है किसी भी बिजनेस की या प्रोफेशन की, ट्रेडमार्क है या फिर कोई और अदर इंटेंजिबल असेट भी है, तो इनके केस में आप जो है बहुत ध्यान से, इनके केस में आप जो है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालोगे। अगर सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाती है, निल हो जाती है। अगर सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाती है, निल हो जाती है। एक्वायर्ड फ्रॉम प्रीवियस ओनर है, आपको अपने बिजनेस या प्रोफेशन की गुडविल अपने बाप दादाओं से मिली हुई है, तो भाई वो कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द एसएससी। फिर अगर प्रीवियस ओनर ने इसको खरीदने के लिए कोई पैसा दिया था, इस गुडविल को परचेज करने के लिए अगर कोई पैसा दिया था, तो वो जो प्रीवियस ओनर ने कॉस्ट पे करी थी वही आपके लिए क्या हो जाती है, कॉस्ट हो जाती है। बिकम प्रॉपर्टी, ऐसे सब ट्रांजेक्शन से प्रॉपर्टी बनी है जिनको हम ट्रांसफर कंसिडर नहीं करते हैं। ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जिनको ट्रांसफर नहीं माना जाता है, उन ट्रांजेक्शंस की वजह से ये आपकी प्रॉपर्टी बनी है, तो भाई कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द एसएससी। एक और बात ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है कि भाई कुछ असेट्स जो है हमारे 1/4/2001 से पहले के एक्वायर्ड होते हैं, और उसके केस में अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने लिख के भी दे रखा है, कैपिटल असेट बिकम प्रॉपर्टी बिफोर 1/4/2001। कोई भी कैपिटल असेट जो आपकी प्रॉपर्टी बनती है 1/4/2001 के पहले, तो भाई उस केस में आपके पास में एसएससी को ये ऑप्शन मिलता है कि वो एफएमवी चूज कर ले कब की, 1/4/2001 की। हाँ, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग के केस में ये जो एफएमवी है वो कभी भी एक्सीड नहीं कर सकती, ज्यादा नहीं जा सकती स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से। तो ये बेसिक बात आपके लिए आता है। ये बेसिक प्रोविजन आपका गुडविल, ध्यान से सुन लेना ये बात, गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन और इंटेंजिबल असेट पे नहीं लगेगा। इट मींस 1/4/2001 की एफएमवी को कंसीडर करना। अगर मान लो कोई गुडविल, प्रोफेशन या ट्रेडमार्क, कोई भी इंटेंजिबल असेट आपको प्रीवियस ओनर से मिला या आपने 1/4/2001 से पहले का एक्वायर कर रखा है, तो भाई उस केस में आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लगी है, एक्चुअल में जो आपने प्राइस पे करी थी, उसी को आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। एफएमवी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना ये 1/4/2001 वाला जो पॉइंट है, इसमें आपको इंटेंजिबल असेट के केस में एफएमवी का ऑप्शन नहीं मिलता, बाकी सब असेट में मिलता है। सिर्फ और सिर्फ आपको गुडविल हुआ या और कोई इंटेंजिबल असेट हुआ, उस केस में ये 1/4/2001 वाला बेनिफिट नहीं मिलता है। तो होपफुली इतनी बात आई थिंक आपको ये समझ में आती है। फिर इसके बाद आपके लिए यहाँ पे शेयर्स का आता है, फाइनेंशियल असेट का पॉइंट आता है, जिसमें राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स और फिर ऐसे शेयर्स जो हमने मेनली 112A के अंडर टैक्सेबल होते हैं, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, उन पे बात करनी है। तो भाई आओ, इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे होती है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने निकाली गुडविल और इंटेंजिबल असेट की, तो इतना डन समझ आता है। गुडविल और इंटेंजिबल असेट में क्या है भाई, अगर प्रीवियस ओनर से एक्वायर्ड है तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर ने पे करी है वही आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। ऐसे किसी ट्रांजेक्शन की वजह से एक्वायर किया, जैसे अमलगमेशन और ये सब हुआ है, ठीक है, इन ट्रांजेक्शन की वजह से आपने एक्वायर किया जिनको ट्रांसफर ट्रीट नहीं किया था, उनकी वजह से अगर आपके पास में कोई आया है गुडविल वगैरह या फिर कोई इंटेंजिबल असेट आया है, तो जो उन प्रीवियस ओनर के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वही आपके लिए क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होगी। अगर परचेज वगैरह किया है, आप ही ने खुद से ही परचेज किया है, तो जो परचेज प्राइस आपने पे करी है उसी को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। नाउ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स एंड लिस्टेड इक्विटी शेयर्स टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A, इन 3 पॉइंट्स को लगातार कवर करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट
ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट शेयर्स। राइट शेयर्स क्या होते हैं भाई? राइट शेयर्स का मतलब होता है कि एक कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक अधिकार दिया जाता है कंपनी के द्वारा। कब दिया जाता है ये अधिकार? जब बेसिक सी बात है कि भाई कंपनी जो है वो मेनली कोई एक न्यू इशू निकाल रही है शेयर्स का, तो एक राइट दिया जाता है कि भाई आप लोग चाहें तो कुछ शेयर जो मेनली हम इशू कर रहे हैं मार्केट में वो आप लोग खरीद सकते हैं और हम आपको सस्ते दामों में प्रोवाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक 500 रुपए की मार्केट प्राइस है और आपको एक्सरसाइज प्राइस दे दी 400 रुपए की। अगर ये ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर लेते हो, ये ऑप्शन आप यूज कर लेते हो, तो फिर उस केस में भाई आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो मार्केट वाली प्राइस नहीं होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी आपके लिए 400 रुपए। इन फ्यूचर आप जब भी इन शेयर्स को बेचोगे तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 400 रुपए कंसिडर की जाएगी। ठीक है, डन है। अगर भाई कई बार क्या होता है कि जो राइट है उसको शेयर होल्डर यूज करके इंटाइटल कर देता है, किसी और को बेच देता है राइट। तो अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे एक शेयर होल्डर है, उसकी एक्सरसाइज प्राइस 400 रुपए थी, उसने सेल कर दिया राइट बी को, और बी को सेल कर दिया और बी को ये बोला कि देख मार्केट से खरीदेगा तो 500 में मिलेगा, मेरे से राइट खरीद ले, मेरे को शेयर 400 में मिल रहा है, मेरे से तू राइट खरीद ले 50 रुपए का, तो भाई मैं तेरे को शेयर जो है वो 450 रुपए में दे दूंगा। तो इस केस में क्या हुआ भाई, मिस्टर बी ने जो वो शेयर खरीदा वो 450 रुपए में खरीदा। अब मिस्टर बी ने जो 450 रुपए में शेयर खरीदा, तो मिस्टर बी के लिए जो है वो बेसिकली आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी हो जाएगी? 450 हो जाएगी। हालांकि लेकिन ध्यान रखना, मिस्टर बी से जो ये 50 रुपए ए ने लिए, ए के लिए वो पूरा 50 रुपए बेनिफिट है और ए को उस पूरे 50 रुपए पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कोई भी नहीं है, इसकी निल है। क्यों है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल? क्योंकि भाई देखो ए ने तो अपने राइट को यूज करके अपना एक मेनली उसका इंटेंजिबल राइट था वो, ठीक है, कि भाई तुम शेयर खरीद सकते हो 400 का, आपने अगर किसी को वो राइट बेच दिया है और उस केस में आप 50 रुपए का कमीशन कमा जा रहे हो वहां पे, तो भाई ऐसे केस में अगर आप वो 50 रुपए का जो कमीशन कमा रहे हो, जो राइट सेल करने के बदले पैसे कमा रहे हो, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो कुछ है ही नहीं ना। तो ऐसे केस में आपके लिए पूरा का पूरा वो 50 रुपए टैक्सेबल रहेगा। लेकिन हाँ, जो मिस्टर बी है उसके लिए क्या अमाउंट जो है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगा? जितना उसने कंपनी को पे किया प्लस जितना उसने ए को पे किया, तो 400 प्लस 50, 450 रुपए जो है वो मिस्टर बी के लिए क्या रहेगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी। फ्यूचर में देखो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब है कि जब फ्यूचर में आप असेट सेल करोगे, ट्रांसफर करोगे, तो उस टाइम आपके फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो पैसा आपको बेच करके आया है उसमें से जो माइनस होती है, उसको हम क्या बोल करके चलते हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोल करके चलते हैं। तो होपफुली इतनी बात आपको समझ में आ जाती है। डन है जी। आगे बढ़ते हैं बोनस शेयर्स के केस में। भाई बोनस शेयर्स का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। बोनस शेयर्स अगर 1/4/2001 से पहले के अलॉटेड है तो आपको ऑप्शन दिया जाता है, एसएससी को ऑप्शन दिया जाता है कि 1/4/2001 की एफएमवी को आप क्या कर सकते हो? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान सकते हो, और हमेशा ऐसा ही करोगे। क्यों करोगे ऐसा? क्योंकि भाई बोनस शेयर्स को एक्चुअली खरीदने में हमारा कोई पैसा नहीं लगता है। बोनस शेयर्स अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली खरीदने में आप खरीद थोड़ा ना रहे हो, आपको तो बोनस अलॉट हो रहा है। मेनली 2:1 में हो जाता है, 2 शेयर के बदले 1, 5:1 में हो जाता है। तो बोनस अगर अलॉट हो रहा है तो आपने कोई पैसा उसके लिए दिया नहीं है, बट फिर भी आपको एक ऑप्शन दिया गया कि अगर 1/4/2001 से पहले के हैं तो आप एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 को एज ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान सकते हो। लेकिन अगर ये 1/4/2001 के बाद के और 1/2/2018 के पहले के हैं, ठीक है, 1 फरवरी 2018 से पहले के हैं लेकिन 1/4/2001 के बाद के हैं, तो उस केस में आपकी हायर ऑफ द फॉलोइंग, हायर किसका? एफएमवी, और इन दोनों में से लोअर अमाउंट जो आएगा, इन दोनों का हायर, इन दोनों का हायर और इन दोनों का लोअर जो है वो बेसिकली आपका कंसीडर किया जाएगा एज ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। भाई एफएमवी और एज ऑन 1/4/2001, अब 1/4/2001 के बाद के एसेट की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर 1/4/2001 के पहले का है तो उस दिन का एफएमवी ले लेंगे, लेकिन अगर उसके बाद का है तो उसकी भाई एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो जीरो ही है, नील ही है, ठीक है। लोअर ऑफ द फॉलोइंग, किन का लोअर? एफएमवी, फेयर मार्केट वैल्यू कब की भाई? 31/1/2018 की एफएमवी, या उसकी एक्चुअल सेल कंसीडरेशन जो भी है, इन दोनों में से जो लोअर होगा उसको आप एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि निल है उससे कंपेयर करवाओगे और यहां से हायर वाला कंसीडर हो जाएगा। तो इन दोनों का जो लोअर बनेगा ना, जनरली इन दोनों का मतलब एफएमवी 31/1/2018 की और एक्चुअल सेल कंसीडरेशन जो है, इन दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट रहेगा, इन दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट रहेगा वही आपके लिए आपकी बोनस शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक बोनस शेयर एक्वायर किया था 1 अप्रैल 2017 को, कुछ बोनस शेयर्स आपको अलॉट हुए थे, तो एक्चुअल में तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल है, एक्चुअल कॉस्ट तो जीरो है, लेकिन आपको ऑप्शन मिलेगा कि 31/1/2018 की एफएमवी देख लो। अब मान लो 31/1/2018 की एफएमवी 1 लाख रुपए और एक्चुअल सेल ऑफ कंसिडरेशन देख लो, उसकी एक्चुअल सेल ऑफ कंसिडरेशन कितनी है आपकी? मान लीजिए 1,50,000 रुपए। तो भाई इन दोनों में से जो लोअर है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी, मतलब 1 लाख जो है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। अब मान लीजिए दूसरा केस बनाते हैं, 1 अप्रैल 2017 है,
1 अप्रैल 2017 को आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अराइज हुई, सॉरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील है, आपने कॉस्ट मेनली बोनस शेयर्स आपको अलॉट हुए। अब ये जो बोनस शेयर्स आपको 1 अप्रैल 2017 को आप अलॉट हुए हैं, इन बोनस शेयर्स की एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो नील है, बट इनकी 31/1/2018 की, बहुत ध्यान से सुनना मेरी ये बात, 31/1/2018 की एफएमवी 1 लाख है और इनकी एक्चुअल सेल कंसिडरेशन आपने मान लो 23-24 में बेचा, तो एक्चुअल सेल ऑफ कंसिडरेशन इनकी जो है वो 17 लाख रुपए, सॉरी 17 लाख बोल रहा हूं, 70,000 रुपए। 1 लाख क्या था भाई, एफएमवी था, 31/1/2018 का सेल कंसिडरेशन 70,000 है, तो इन दोनों में से जो लोअर है उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। मतलब इस केस में आपका कभी भी, मतलब बोनस शेयर के केस में कभी भी आपका जो है वो ना तो मेनली आपका कैपिटल गेन ही आएगा, लॉस नहीं आ सकता, या तो जीरो हो जाएगा या फिर बेसिकली कैपिटल गेन होगा, लॉस कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तभी इन्होंने एक्चुअल सेल कंसिडरेशन और एफएमवी में से लोअर अमाउंट को यहां पे क्या करवा दिया, कंसिडर करवा दिया। तो होपफुली इतनी बात समझ आती है ना। द राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स, एक बार बहुत फास्ट रिवाइज करवाता हूं। तो राइट शेयर्स में अगर एसएससी ने खुद ने, जिसको राइट का शेयर का ऑप्शन मिला था, खुद ने वो राइट शेयर जो है वो एक्सरसाइज कर लिए और राइट शेयर एक्वायर कर लिए, तो भाई उसने जो भी एक्सरसाइज प्राइस है वो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। राइट अगर इंटाइटल कर दिए तो जिस पर्सन को इंटाइटल किए उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी जितना उसने कंपनी को पे किया प्लस जितना उसने एसएससी को पे किया, ठीक है, कमीशन के तौर पे। एसएससी के लिए वो जो कमीशन उसको मिला है वो टैक्सेबल हो जाएगा और कैपिटल गेन के अंदर उस टैक्सेबिलिटी के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिल रहेगी। बोनस शेयर्स अगर 1/4/2001 से पहले के हैं तो भाई एफएमवी मिल जाएगी 1/4/2001 की। अगर बोनस शेयर्स 1/2/2018 के बाद के हैं तो उस केस में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके लिए नील हो जाएगी। और अगर इनके बीच का है तो मेजर आ जाता है हमारे लिए 1/2/2018 और 1/4/2001 के बीच के बेसिकली अगर बोनस शेयर्स हैं तो उस केस में हमारे लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ये आ जाएगा कि भाई एफएमवी आप जो 1/4/2001 की अगर मान लो उससे पहले क्या होता है तो, लेकिन जनरली हम तो पहले की बात ही नहीं कर रहे, उसके बाद की बात कर रहे हैं। तो जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो वो तो क्या रहने वाली है, जनरली जीरो ही रहने वाली है। और बेसिकली इन दोनों में से हाइयर कंसीडर करते हो, लोअर ऑफ दीज टू मतलब एफएमवी 31/1/2018 की और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, इन दोनों का लोअर किससे कंपेयर करवाओगे, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो एक्चुअल कॉस्ट से करवाओ मत करवाओ, क्योंकि वो तो क्या रहने वाला है, जीरो ही रहने वाला है अगर वो 1/4/2001 के बाद का है तो। डन है, इतनी बात समझ आती है। चलिए जी बिल्कुल ध्यान से आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अब हमारे पास में इसमें थर्ड कैटेगरी आते हैं, इसी सेक्शन के अंदर थर्ड कैटेगरी आती है जहां पे हमें बोनस शेयर्स की बात करी, राइट शेयर्स की बात करी। अब ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो टैक्सेबल होते हैं 112 ए में, कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं जी, 3 होते हैं, ध्यान रखना। इक्विटी शेयर्स जो लिस्टेड है, ठीक है ना, इक्विटी शेयर्स जिन पे एसटीटी पे किया गया है, लिस्टेड है, ठीक है, लिस्टेड पे ही एसटीटी पे होता है, ठीक है। बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट है, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट है, यूनिट्स, ठीक है, बिजनेस ट्रस्ट यूनिट्स। और बेसिकली आपके लिए इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स हैं। तो बेसिकली आपके लिए ये 112 ए की टैक्सेबिलिटी की बात आती है। अब भाई एक्वायर्ड है 1/2/2018, बहुत ध्यान से 1/2/2018, एक्वायर्ड आफ्टर 1/2/2018, तो भाई ऑब्वियसली बात है जो भी अमाउंट आपने पे किया वही क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। लेकिन एक्वायर्ड बिफोर 1/2/2018 है तो हाइयर ऑफ, किसका हाइयर, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, और लोअर ऑफ, किसका लोअर भाई, एफएमवी 31/1/2018 की, और जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है असेट को ट्रांसफर करते वक्त, इन दोनों का लोअर। तो ऊपर वाली बात थी, इन दोनों का लोअर जो आएगा उसको एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कंपेयर करवा लेना, फिर जो इनमें से हाइयर होगा वो आपका कंसीडर किया जाएगा। ध्यान रखना इन सब में, चाहे बोनस शेयर्स हो, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो, टैक्सेबल अंडर 112 है, इनके अंदर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इनके अंदर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नो इंडेक्सेशन, वैसे लिख दिया मैंने ये, ठीक है, नो इंडेक्सेशन, वापस से यहाँ पे लिख देता हूं, तो कोई इंडेक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। हाँ ये ध्यान रखना कि भाई एफएमवी लेने के लिए आप जो है हाईएस्ट प्राइस लेते हो जो भी ट्रेडिंग डे है, अगर आज ट्रेडिंग हुई है तो आज का, अगर आज नहीं हुई तो उससे पहले जब भी ट्रेडिंग हुई थी तो उस दिन का आप क्या ले लेते हो, हाईएस्ट प्राइस ले लेते हो। मेनली अगर मान लो ऐसे शेयर्स जिस दिन आपने ना मेनली कंसिडर कर रहे हो, जब सेल कर रहे हो तब तो वो लिस्टेड है, तो सेल कर रहे हो तो वो लिस्टेड है, लेकिन जब आपने उनको एक्वायर किया था तो वो हो सकता है लिस्टेड ना हो। तो ऐसे केस के अंदर भाई वहां पे आप जो है एफएमवी निकालने के लिए जो है वो कैलकुलेशन करते हो, जिस ईयर में आपने उसको एक्वायर किया था उसका सीआईआई यूज करते हो, कब तक, 17-18 तक। सीआईआई 17-18 तक क्यों, क्योंकि भाई 17-18 के अंदर ही आप उसकी एफएमवी यहाँ पे कैलकुलेट करते हो। इट मीन्स ये कि मान लीजिए एक एसेट आपने एक्वायर किया था
15-16 में, और अब उसकी एफएमवी भाई इस दिन ये लिस्टेड नहीं था, कोई ट्रेडिंग इसकी हुई नहीं है, तो इसको इसकी जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जो भी आपकी इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, वो निकालने के लिए आप बोलोगे जो एक्चुअल प्राइस पेड थी, एक्चुअल प्राइस जो आपने पे करी थी 15-16 के अंदर, उसको 15-16 के फैक्टर से डिवाइड करवाओगे, जो भी CII फैक्टर होगा 15-16 का जो CII फैक्टर होगा उससे डिवाइड करवाओगे, और 17-18 के CII फैक्टर से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये किसकी बात हो रही है, ये ऐसे एसेट की बात हो रही है जो बेचते वक्त तो लिस्टेड है, लेकिन बेसिकली आपके पास में परचेज करते वक्त हो सकता है वो आपका लिस्टेड था या नहीं था। तो बेसिकली बेचते वक्त लिस्टेड है तो भाई 112A का टैक्स लग जाएगा आपके, मेनली 112A का सेक्शन मिल जाएगा। बस इक्विटी शेयर्स के अंदर बेचना और खरीदना दोनों वक्त वो क्या होना चाहिए, आपका बेसिकली एसटीटी पे होना चाहिए, लेकिन बाकी बिजनेस ट्रस्ट में और इक्विटी ओरिएंटेड फंड में ऐसी कंडीशन नहीं है। तो देखो इसमें इतना ही ध्यान रखना, बहुत ज्यादा आपको माथापच्ची नहीं करना है, इन सब पॉइंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, बट इतना ही ध्यान रखना है कि भाई अगर ऐसा कोई एसेट है जो मतलब खरीदते वक्त लिस्टेड नहीं था या फिर उस पर एसटीटी नहीं पे किया गया था खरीदते वक्त, लेकिन बेचते वक्त एसटीटी पे किया जा रहा है जिसकी वजह से 112A का बेनिफिट मिल जा रहा है, तो उस केस में आपके पास में जब वो खरीदा था उसकी एफएमवी नहीं है और एफएमवी नहीं है, तो भाई एफएमवी इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जिस साल में खरीदा था उस CII फैक्टर से डिवाइड करवा देंगे, जो भी एक्चुअल प्राइस है उसको, जो भी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको उस साल के CII से डिवाइड करवा देंगे, और कब तक के CII में कन्वर्ट करेंगे, 17-18, क्योंकि भाई एफएमवी कब की लेनी है, 17-18 की लेनी है। डन है, इतनी बात डन है। आई थिंक आगे बढ़ते हैं। अब भाई हमारे पास में ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिटल एसेट उससे पहले का एक्वायर्ड है, तो कैपिटल एसेट बिकम प्रॉपर्टी, कैपिटल एसेट बिकम प्रॉपर्टी ड्यू टू एनी रीजन नॉट कंसीडर ट्रांसफर, बेसिकली जिनको ट्रांसफर नहीं माना जाता, तो भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज सेम टू द COA, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर, जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसी को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया जाएगा। इफ एसेट इज टेकन बाय द प्रीवियस ओनर बिफोर 1/4/2001 देन असेसी कैन टेक FMV एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो फिर उस केस में आपको FMV का बेनिफिट मिल जाता है। कैपिटल एसेट रिसीव बाय एसएससी इन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ऊपर देख करके आया था, तो लिक्विडेशन में अगर मिला है तो भाई FMV ऑन द ऑफ द असेट ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो FMV है वो आपके लिए क्या कंसीडर की जाएगी, भाई आपने देखा भी था ऊपर हमने 25 लाख जो FMV थी, 40 लाख के बाद में 40 लाख में से 15 लाख तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो गए थे, तो FMV 40 लाख की थी जो असेट की थी, तो वो FMV कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर होगी फर्दर जब आप उस असेट को सेल करोगे। देखो पहले तो वो कंपनी से आपके पास में आया तो फिर वो ट्रांसफर हुआ, फिर जब कंपनी से आपके पास में वो असेट आ गया, उस असेट को अगर आप फर्दर बेचोगे तो भी तो टैक्स लगेगा ना, तो वो फर्दर बेचने की बात कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, और तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उस केस में 40 लाख होगी, जो हमने ऊपर 40 लाख कंसीडर किया था एग्जांपल के अंदर लिक्विडेशन वाला पॉइंट पढ़ते वक्त। चलिए जी, अगर कोई मेनली आपका कॉस्ट है प्रीवियस इज नॉट असर्टेनेबल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर होगा ये, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर जो है वो असर्टेनेबल नहीं है, तो भाई जिस दिन FMV ऑफ द डेट ऑन विच द असेट बिकम प्रॉपर्टी ऑफ प्रीवियस ओनर, तो उस दिन की FMV ले लेंगे जिस दिन वो आपकी प्रीवियस ओनर की प्रॉपर्टी बनी थी। अगर प्रीवियस ओनर की प्रॉपर्टी वो 1/4/2001 से पहले की बनी थी तो 1/4/2001 की FMV ले लेंगे। 1/4/2001 की FMV का बेनिफिट नहीं मिलता है इंटेंजिबल असेट के केस में, बाकी आपके लिए डन है। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेजर हो जाते हैं। अब कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनको हम ट्रांजैक्शंस ट्रांसफर के तौर पे कंसीडर नहीं करते थे। आप ट्रांसफर के तौर पे ट्रांजैक्शन कंसीडर नहीं करते थे, तो उस केस में आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालोगे? ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको हम ट्रांसफर नहीं मानते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनको हम ट्रांसफर नहीं मानते हैं, उनके केस में आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे? तो बहुत ध्यान से देख करके चलेंगे। व्हेन द प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पहला वाला ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं टिक करता हुआ चल रहा हूं। व्हेन प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड बाय द असेसी फ्रॉम प्रीवियस ओनर, असेसी को प्रॉपर्टी मिली है किससे? प्रीवियस ओनर से, तो भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज सेम एज द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर। हाँ, अगर कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हुआ है असेसी या फिर प्रीवियस ओनर ने किया 1/4/2001 के बाद का, 1/4/2001 के बाद का क्यों? जब आप कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पढ़ोगे इसी सेक्शन के बाद, तो वहां पे भी आप पढ़ोगे कि भाई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हम सिर्फ 1/4/2001 के बाद का ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि उससे पहले का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो ऑब्वियस सी बात है ना 1/4/2001 की FMV में आ ही गया होगा, ठीक है। उससे पहले का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो जब आप 1/4/2001 की FMV ले रहे हो तो उसमें कंसीडर हो ही गया होगा। हाँ, इंपॉर्टेंट बात, होल्डिंग पीरियड निकालते वक्त, पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालते वक्त वो पीरियड भी कंसीडर करोगे जो प्रीवियस ओनर का है। बेसिकली प्रीवियस ओनर ने जितने पीरियड के लिए उसको होल्ड किया है वो भी आप कंसीडर करेंगे। तो असेसी ने कब लिया उससे फर्क नहीं पड़ेगा पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालते वक्त। अगर असेसी को प्रॉपर्टी प्रीवियस ओनर से मिल गया तो प्रीवियस ओनर ने कब ली वो प्रॉपर्टी, उससे लेकर के असेसी ने कब उसको ट्रांसफर किया, कब सेल किया, तब तक का पीरियड ऑफ होल्डिंग आप कंसीडर करोगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ठीक है। बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन के लिए जो है वो बेसिकली आप
कंसिडर करोगे कि प्रॉपर्टी ने फर्स्ट हेल्ड कब किया था प्रीवियस ओनर ने, तो इंडेक्सेशन उस साल से मिलेगा आपको जिस साल में प्रीवियस ओनर ने पहली बार उस प्रॉपर्टी को क्या किया था, हेल्ड किया था, प्रॉपर्टी आपने पास में रखी थी। तो डन है इतनी बात। अगर शेयर्स अमलगमेटेड कंपनी में न्यू कंपनी है, अमलगमेटेड का न्यू कंपनी और वो नई कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही हो जाएगी आपके लिए इक्वल टू जो आपकी अमलगमेटिंग कंपनी में थी, मतलब पुरानी कंपनी के शेयर जितनी प्राइस में आपने खरीदे थे ना, वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया जाएगा जब आप नई कंपनी के शेयर्स वगैरह अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स को बेच रहे होंगे। तो सिंपल सी बात है, ए लिमिटेड एक पुरानी कंपनी थी जिसका मेनली आपका अमलगमेशन हो गया किसी बी लिमिटेड के साथ। अब बी लिमिटेड नई कंपनी है, उसमें आपको शेयर मिल गए ए लिमिटेड के। तो भाई ये जो बी लिमिटेड के शेयर्स आपको मिले ना, इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सेम होगी जो ए लिमिटेड के शेयर्स खरीदने के लिए आपने पैसा पे किया था। भाई डिबेंचर्स अगर या फिर किसी सिक्योरिटी का कन्वर्जन होता है इक्विटी शेयर्स के अंदर, प्रेफरेंस शेयर्स का इक्विटी शेयर्स में कन्वर्जन होता है, तो भाई कन्वर्जन होने से पहले जो सिक्योरिटी आपने खरीदी थी, जैसे डिबेंचर कन्वर्ट हो रहे हैं इक्विटी शेयर्स में, तो जो डिबेंचर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वही इक्विटी शेयर्स के लिए क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी हो जाएगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स वगैरह जो आपके रेफर्ड हैं या फिर मेनली आपके इसॉप वगैरह है, तो भाई जो भी एफएमवी है उनकी जो परकेसेट वैल्यूएशन के लिए कंसीडर करी थी आपने सैलरी के हेड में, जो एफएमवी आपने परकेसेट के वैल्यूएशन के लिए कंसीडर करी थी इन केस ऑफ मेनली आपका सैलरी अंडर द हेड ऑफ सैलरी, उसी एफएमवी को क्या मान लिया जाएगा, आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर में भी वही बात आती है। डिमर्जर के केस में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे है, जैसे डिमर्जर के केस में मान लीजिए भाई आपके लिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उस एक्स लिमिटेड का डिमर्जर एक पार्ट हो गया और एक कंपनी बन गई वाई लिमिटेड। अब आपके पास में जो शेयर है वो एक्स लिमिटेड में भी है और वाई लिमिटेड में भी है, तो एक्स लिमिटेड की शेयर की वैल्यू क्या होगी और वाई लिमिटेड के शेयर की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि पहले तो एक ही कंपनी में शेयर थे एक्स में, अब आपके एक्स से टूट करके क्या बन गई, वाई लिमिटेड बन गई। जैसे रिसेंटली हुआ क्या, रिलायंस से एक जियो फाइनेंस कंपनी अलग हो गई। अब तो रिलायंस में मेरे शेयर्स रिलायंस में थे, लेकिन जैसे ही जियो फाइनेंस अलग हो गई मुझे ऑटोमेटिकली जो है शेयर्स मिल गए किसके, बेसिकली जियो फाइनेंस के भी। तो ऐसे केस में दोनों कंपनी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पे इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये कैसे कैलकुलेट की जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है, इन दोनों की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट होगी। तो क्या बोल रहा है, जो डिमर्जर हो रहा है उस डिमर्जर में ये देखो ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, न्यू कंपनी, जो भी न्यू कंपनी है उसके अंदर जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हैड इन द डिमर्ज कंपनी, डिमर्जर जब हुआ था उस टाइम पे जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी पुरानी कंपनी में, ओल्ड कंपनी में, उसको हमने ए बोल दिया। ये टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी। भाई मैंने 10 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे थे, उन 10 लाख रुपए के शेयर्स को मैंने खरीदा था, फिर बी मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय सी। सी का मतलब है यहाँ पे जो डिमर्जर होने से पहले पुरानी कंपनी जो है ना, उसका डिमर्जर होने से पहले उसके टोटल एसेट कितने हैं। जैसे मान लीजिए उसके टोटल एसेट जो है वो 1 करोड़ है, टोटल एसेट कितने के हैं, बेसिकली 1 करोड़। इस 1 करोड़ में से कंपनी जैसे एक्स लिमिटेड का डिमर्जर हुआ तो एक्स लिमिटेड ने अपने पास में जो है वो 60 लाख के शेयर्स रख लिए हैं, और सॉरी 60 लाख के एसेट्स रख लिए हैं, और वाई लिमिटेड को जो है उसने 40 लाख रुपए के शेयर्स मेनली एसेट्स ट्रांसफर कर दिए हैं। तो यहाँ पे आपकी जो नई कंपनी है वाई लिमिटेड जो है, वाई लिमिटेड की जो शेयर्स मेरे को मिलेंगे उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, टोटल मेरी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख थी, तो यहाँ पे आया 10 लाख मल्टीप्लाई बाय भाई जितने एसेट ट्रांसफर हुए हैं वाई लिमिटेड को, कितने हुए हैं 40 लाख, डिवाइडेड बाय भाई आपके पास में टोटलिटी के अंदर बेसिकली आपके कितने एसेट थे, नेटवर्थ वगैरह बोल दो या नेट एसेट बोल दो, तो यहाँ पे आपके लिए 4 लाख 4 लाख जो है वो बेसिकली मेरी नई कंपनी में जो रिजल्टिंग कंपनी है उस न्यू कंपनी के अंदर मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल रहे हैं कौन सी कंपनी की, न्यू कंपनी की। बी का मतलब क्या था, नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ट्रांसफर्ड इन ए डीमर्जर, कितने एसेट ट्रांसफर किए, तो कितने एसेट ट्रांसफर किए थे एक्स लिमिटेड ने अपने पास से 40 लाख के, टोटल 1 करोड़ के थे। सी मतलब नेटवर्थ ऑफ द डीमर्ज, मतलब पुरानी कंपनी की नेटवर्थ कितनी थी टोटलिटी में, मतलब नेट एसेट कितने थे, तो कितने के थे 1 करोड़ के थे। होपफुली इतनी बात समझ आती है। अब भाई ओल्ड कंपनी के अंदर आपके जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी बचेगी, अब न्यू की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4 लाख हो गई, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरी 10 लाख थी, इस 10 लाख में से माइनस हो जाएगी बेसिकली 4 लाख, और जो बेसिकली 6 लाख बचेंगे वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी कौन सी कंपनी के अंदर, डीमर्ज कंपनी मतलब ओल्ड कंपनी के अंदर। होपफुली इतनी बात आपको समझ में आती है। अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एसेट सब्जेक्ट मेनली आपका 56 to 10 गिफ्ट के सेक्शन में टैक्सेबल हो रहा है, तो ऐसे केस में उस गिफ्ट के सेक्शन में टैक्सेबल एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, तो भाई जो एफएमवी होती है वो वहां पे टैक्सेबल हो जाती है, तो एफएमवी जो है उसी को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर किया जाएगा। अगर कोई इन्वेंट्री था नाउ कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट, कोई स्टॉक
था बेसिकली पहले हमारा स्टॉक इन ट्रेड था, अब उसको हमने कैपिटल एसेट बना लिया। तो भाई जिस दिन आपने उसको कैपिटल एसेट बनाया उस दिन की एफएमवी जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के कॉस्ट टर्म में कंसीडर की जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक एसेट था हमारे पास में स्टॉक इन ट्रेड, जिसको हमने स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे एक्वायर किया था 20 लाख रुपए में। आओ मान लो 1 साल तक रखा, फिर हमें लगा यार बिजनेस बंद करते हैं, फायदा नहीं है इस बिजनेस में। उस दिन हमने उस स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर लिया। तो वो स्टॉक इन ट्रेड खरीदा कितने में था? 20 लाख, कन्वर्ट किया उस दिन बेसिकली उसकी वैल्यू थी 25 लाख। तो ये 5 लाख रुपए जो है एफएमबी थी 25 लाख, ये 5 लाख रुपए आपकी बिजनेस इनकम के तौर पे टैक्सेबल हो जाएंगे। और फिर 25 लाख रुपए जो है जो एफएमबी कंसीडर हुई थी बिजनेस इनकम निकालने के लिए, वो एफएमबी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। किसके लिए? आपके कैपिटल एसेट के लिए। होपफुली डन, इतनी बात समझ आती है। आगे बढ़िएगा। फिजिकल गोल्ड कन्वर्ट होते हैं मेनली आपके इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में, या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड कन्वर्ट होते हैं फिजिकल गोल्ड में। तो बेसिक सी बात है कि भाई जो आइदर ऑफ द मतलब दोनों में से जो भी एक दूसरे की मेनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्ट हुए फिजिकल में, तो इलेक्ट्रॉनिक की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वही फिजिकल की बन जाएगी। वैसे ही फिजिकल कन्वर्ट हुए इलेक्ट्रॉनिक में, तो जो फिजिकल की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वही किसकी बन जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड की बन जाएगी। होपफुली डन है, इतनी बात समझ आती है। नाउ ये डन है, डन है, डन है। आओ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में आ जाइए। ठीक है, आ जाइए। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ ये रहा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। गाइज हमने काफी मेजर पार्ट अभी रिवाइज कर लिया है और 1 घंटा हो गया है, और उम्मीद करता हूं कि अगला आधा घंटा जो है वो भी आप होपफुली बहुत आराम से करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली अगले आधे घंटे के अंदर जो है वो हम ये पार्ट सारा रिवाइज कर जाएंगे। गुडविल और अदर इंटेंजिबल असेट, अगर मैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की बात करूं तो गुडविल और इंटेंजिबल असेट की कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं होती है भाई, इनको कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। अगर कोई असेट है या प्रॉपर्टी है जो आपको अब प्रीवियस ओनर से मिली है 1/4/2000 बिफोर 1/4/2001, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर 1/4/2001 से पहले का है तो उसे इग्नोर करोगे, क्योंकि 1/4/2000 की एफएमवी ले लेते हैं, और अगर उसके बाद का है तो उसे कंसिडर किया जाएगा। असेट जो है वो बेसिकली आपने प्रीवियस ओनर से एक्वायर किया आफ्टर 1/4/2001, तो फिर भाई उस केस में ऑल जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, चाहे वो प्रीवियस ओनर ने की हो चाहे आपने की हो, उसको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कंसिडर किया जाएगा। जो भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो आपने भी की है एक्वायर करने के बाद, और एक्वायर करने से पहले अगर प्रीवियस ओनर ने भी कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किया तो उसे भी क्या किया जाएगा? कंसीडर किया जाएगा। तो ये बेसिक बात है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के रिगार्डिंग, ध्यान रख के चलना। 1/4/2001 से पहले की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को हम कंसीडर नहीं करते। नाउ द कैपिटल गेन ऑन द डेप्रिशिएबल एसेट, भाई डेप्रिशिएबल एसेट भी पढ़ करके आए थे हम, ठीक है। ब्लॉक की बात करी थी वहां, तो वैसे पीजीबीपी में बहुत डिटेल में ये डिस्कस हुआ था। पीजीबीपी में ही दोबारा मैं जाऊंगा तब भी डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी भी बात कर लेता हूं एक बार क्या होता है। तो भाई अगर ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉक एग्जिस्ट करता है तो कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉक एग्जिस्ट कब करेगा? ब्लॉक एग्जिस्ट करेगा जब हमारे पास में ब्लॉक के अंदर कोई भी एसेट रहता है, तो ब्लॉक एग्जिस्ट करेगा चाहे वैल्यू जीरो हो जाए, चाहे वैल्यू जीरो हो जाए, लेकिन ब्लॉक एग्जिस्ट करेगा। अगर ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में भाई जो भी वैल्यू ऑफ ब्लॉक थी उसमें से जितने में आपने एसेट बेच दिए उसकी जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, जो एसेट बेच दिए उनकी जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो WDV ऑफ ब्लॉक हो जाएगी, वो WDV ऑफ ब्लॉक हो जाएगी। अगर जीरो है तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर मेनली आपने मान लीजिए ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ब्लॉक भाई, तो फिर हमारे लिए बात आती है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज मोर देन द टोटल वैल्यू ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक की टोटल वैल्यू से क्या है बेसिकली आपका ज्यादा है, और टोटल वैल्यू से ज्यादा है तो जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है उसमें से वैल्यू ऑफ ब्लॉक माइनस हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए 10 लाख में बेच दिए और वैल्यू ऑफ ब्लॉक थी 8 लाख, तो 10 लाख में बेच दिए तो 2 लाख का जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, ठीक है। ये फुल वैल्यू ऑफ ब्लॉक कैसे निकालते हैं? वही ब्लॉक का सिस्टम है भाई, आपका फर्स्ट डे ऑफ द ईयर की WDV लेते हैं, फिर जो भी परचेज किए हैं वो सब ऐड कर देते हैं उसके अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें आपके लिए हो जाता है, परचेज वगैरह उन पे जो भी एक्सपेंस हुए हैं वो सब ऐड कर लेते हो। अगर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस देन है टोटल वैल्यू, तो फिर लॉस होगा और शॉर्ट टर्म होगा। ध्यान रखना भाई डेप्रिशिएबल एसेट के केस में कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस नहीं होता, वो सारे शॉर्ट टर्म ही होते हैं, और सारे शॉर्ट टर्म होते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैसे निकालोगे? जैसे वैल्यू ऑफ ब्लॉक 8 लाख थी, बेचा उसको 5 लाख में, तो 3 लाख का आपको लॉस हो गया, वो 3 लाख आपके लिए। ध्यान रखना ये तब होगा जब सारे एसेट, क्योंकि ब्लॉक सीज कब होगा, एग्जिस्ट करना कब बंद करेगा? जब सारे एसेट बेच दिए, ब्लॉक है ही नहीं अब, ठीक है। ध्यान है, होपफुली इतनी बात समझ आती है भाई। ये कुछ बेसिक बातें थी। ऐसे केस में कैपिटल गेन निकालना जो मार्केट लिंक डिबेंचर्स हैं या स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है, तो मार्केट लिंक डिबेंचर और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड को अलग क्यों किया? ये इसलिए अलग किए गए क्योंकि इस पे एक तो भाई आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वैसे तो डिबेंचर और बॉन्ड्स पे मिलेगा ही नहीं इंडेक्सेशन का बेनिफिट, बट फिर भी इनको अलग करके बताया गया, ठीक है, कि भाई एक तो इन पे मेनली है ना मेनली इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और दूसरी मेजर बात भाई इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, ये हमेशा STCZ और STCL ही कहलाएंगे, मतलब इनसे होने वाला नुकसान या फायदा
जो है वो शॉर्ट टर्म ही होगा, वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा। बाकी डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के केस में वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। कैसे डिपेंड करेगा वो भाई, कितने साल के लिए, कितने पीरियड के लिए आपने होल्ड किया। लिस्टेड है तो 12 महीने देखे जाएंगे, और अनलिस्टेड वगैरह है तो फिर 36 महीना देखा जाएगा कि भाई कितने पीरियड के लिए आपने होल्ड किया है। तो अगर उस पीरियड से ज्यादा होल्ड किया, इंडेक्सेशन तो नहीं मिलेगा लेकिन लॉन्ग टर्म क्या हो सकते हैं वो। लेकिन भाई ये मार्केट लिंक डिबेंचर और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड कभी लॉन्ग टर्म नहीं हो सकते, ये शॉर्ट टर्म ही रहेंगे। एसटीसीजी कैसे निकालोगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे। एसटीटी की डिडक्शन नहीं होती, इवन पूरे कैपिटल गेन में कहीं एसटीटी की डिडक्शन नहीं होती है, पूरे कैपिटल गेन में एसटीटी की डिडक्शन नहीं होती है। मार्केट लिंक डिबेंचर का मतलब होता है मतलब ऐसा डिबेंचर्स जिसके प्रिंसिपल कंपोनेंट को डेब्ट सिक्योरिटी माना जाता है, लेकिन उसकी जो रिटर्न है, मतलब जो उसका इंटरेस्ट है वो फिक्स नहीं होता है, वो मार्केट पे डिपेंड करता है, मार्केट रिटर्न पे डिपेंड करता है उसका इंटरेस्ट या उसकी इनकम। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड होता है जिसमें 35% से ज्यादा इक्विटी ना हो, ठीक है ना, डोमेस्टिक इक्विटी ना हो, इक्विटी मतलब जहां इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टेड ना हो। स्लम सेल जो है वो हम मॉड्यूल के चार्ट से कवर करेंगे। स्लम सेल के साथ साथ में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग या मॉड्यूल के चार्ट से कवर करते हैं, फिर उसके बाद में आगे के पार्ट पे आते हैं। तो आइए जी, मॉड्यूल 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 मैं कोशिश करता हूँ ओपन करने की आपके लिए। डन है, हाँ जी आ गए हो आप, शायद से आ जाइए। स्लम सेल पे मैं आता हूँ। स्लम सेल बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है भाई, स्लम सेल से क्वेश्चन आता ही आता है, ये मान करके चलो आप। सामने देखिएगा सब लोग, स्लम सेल। स्लम सेल भाई सेक्शन 50B मेजर इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 50B बहुत ध्यान से, 50B ये है, 50A डेप्रिशिएबल एसेट का था, और 50C जो अभी आएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। अगर आपने 36 महीने से ज्यादा, मोर देन 36 मंथ हेल्ड किया है, तो भाई अगर यस है तो रिजल्टिंग कैपिटल गेन एलटीसीजी होगा, अगर नहीं है तो फिर वो एसटीसीजी होगा, ठीक है। एलटीसीजी तो 20%, नहीं है तो फिर भाई नॉर्मल बेसिकली आपके रेट से टैक्सेबल होगा। स्लम सेल का मतलब है कि भाई आपने पूरी की पूरी बिजनेस या पूरे के पूरे बिजनेस का एक यूनिट सेल कर दिया। इंडिविजुअल असेट को सेल नहीं कर रहे हो, पूरे के पूरे बिजनेस को आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, या बिजनेस की कोई एक यूनिट को आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन स्लम सेल, कैसे कंप्यूट करोगे कैपिटल गेन स्लम सेल के अंदर? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप कैसे निकालेंगे भाई? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालने के लिए कि भाई जितना आपने बेचा है, जितने में आपने उस यूनिट को बेचा है, और जो उसकी उस यूनिट की एफएमवी है, उस एफएमवी और जितने में आपने बेचा है, इन दोनों में से जो हाइयर होगा वो बेसिकली आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। तो ध्यान से दो चीजें, जितने में बेचा है वो और एफएमवी, इन दोनों में से जितने में बेचा है वो और एफएमवी, इन दोनों में से जो हाइयर होगा उसे क्या माना जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। और इसमें से माइनस करवा दी जाएगी डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसमें से क्या माइनस करवा दी जाएगी? डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंप्रूवमेंट, जो भी आपके लिए। और ये डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंप्रूवमेंट हमारे लिए नेटवर्थ होती है। नेटवर्थ कैसे निकालते हो आप? आपने टोटल एसेट्स में से अपनी लाइबिलिटीज को क्या करवा दोगे? आप माइनस करवा दोगे। लाइबिलिटीज हमेशा बुक वैल्यू पे माइनस होंगी, ध्यान रखना, लाइबिलिटीज हमेशा बुक वैल्यू पे माइनस होंगी उन यूनिट की जो हमने क्या किया, सेल किया है। डन है, सिंपल सी बात है। लेकिन एसेट की वैल्यू कैसे आप कैलकुलेट करोगे? तो भाई एसेट के केस में चार ऑप्शंस बनते हैं। पहला ऑप्शन, अगर एसेट डेप्रिशिएबल है तो जो डब्ल्यूडीवी है ब्लॉक की, ठीक है ना, उसी को क्या मान लिया जाएगा आपके लिए यहाँ पे? एसेट की वैल्यू मान लिया जाएगा। अगर सेल्फ जनरेटेड एसेट है, कोई भी है, गुडविल है या कोई भी इंटेंजिबल एसेट है, सेल्फ जनरेटेड है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नील हो जाएगी। अगर कोई एसेट है जिसकी आपने 100% डिडक्शन क्लेम कर लिया 35AD वगैरह के अंदर या कोई इसे सिमिलर सेक्शन के अंदर, तो उसकी भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील हो जाएगी, और बाकी सारे एसेट्स जो है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो बेसिकली आपकी बुक वैल्यू मानी जाएगी। तो ऐसे एसेट्स जो डेप्रिशिएबल है उनकी जो डब्ल्यूडीवी है उसको कंसीडर किया जाएगा। ऐसे एसेट जो सेल्फ जनरेटेड है या फिर ऐसे एसेट जिनका आपने 100% जो है मेनली कॉस्ट जो है वो क्लेम कर लिया एज ए डिडक्शन के तौर पे, चाहे वो सेक्शन 35AD हो, 35 हो, कोई भी सेक्शन हो, तो ऐसे केस में आपके लिए उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील हो जाएगा। और अगर कोई और एसेट है तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बुक वैल्यू मान जाएगी। रिवैल्यूएशन का अगर कोई इफेक्ट हो रखा है तो उस रिवैल्यूएशन के इफेक्ट को क्या करवाओगे? रिवर्स करवाओगे। डेप्रिशिएबल एसेट के केस में ध्यान रखना डब्ल्यूडीवी, अगर डेप्रिशिएशन माइनस नहीं है तो पहले हम उस एसेट में से डेप्रिशिएशन माइनस करेंगे, जो डब्ल्यूडीवी आएगी वो कंसीडर करवाएंगे यहाँ पे। तो भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालना है? सारे एसेट्स में 4 पॉइंट, इसमें से माइनस करवा देंगे आपके लिए लाइबिलिटीज माइनस करने के बाद नेटवर्थ बचेगा। उस नेटवर्थ को आप क्या करोगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से, जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या था एक्चुअल में जितने में आपने सेल किया, और एफएमवी है उस यूनिट की जो है, इन दोनों में से जो हाइयर है उसमें से इस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस करवाओगे। रिजल्टिंग अमाउंट जो है वो स्लम सेल की इनकम कहलाएगा, कैपिटल गेन कहलाएगा, और वो कैपिटल गेन जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा आपके लिए उस बिजनेस के हैंड में जिसने इस बिजनेस यूनिट को क्या किया है? ट्रांसफर किया है। तो ट्रांसफर के हैंड्स में वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो होपफुली स्लम सेल आपके लिए डन है। इतनी बात आपको शायद स्लम सेल से रिलेटेड समझ आती है। तो आगे बढ़ते हैं। स्लम सेल के बाद में हमारे पास में एक सेक्शन आता है 50C है मेनली, लेकिन इसमें से सिर्फ 50C पढ़ना है। जो आपको ध्यान रखना है 50C और 50D जो है वो मैं एक साथ कवर कर दूंगा, जहां पे नोट्स हैं उसमें मैंने ये बता रखा है। तो 50C बहुत इंपॉर्टेंट है।
लैंड एंड बिल्डिंग के केस में। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग के केस में हम ये बोलते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वही होगी जो जितने में आपने उसको ट्रांसफर किया। जो सेल कंसिडरेशन है उसी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे, जो सेल कंसिडरेशन है ना उसी को क्या मानेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ठीक है, वो सेल ऑफ वो सेल फुल वैल्यू ऑफ सॉरी सेल कंसिडरेशन, वो जो सेल कंसिडरेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल वो जो सेल कंसिडरेशन है वो आपके लिए सेल कंसिडरेशन है 50 लाख की, ठीक है, और इसकी एसडीवी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 52 लाख की है। तो भाई अगर ये जो सेल कंसिडरेशन है, ये सेल कंसिडरेशन है, ये एसडीवी का जो है वो बेसिकली इस सेल कंसिडरेशन को आप 110% से मल्टीप्लाई करवाओगे और ये एसडीवी के अंदर अंदर है। जैसे सेल कंसिडरेशन कितना है 50 लाख, 110% से मल्टीप्लाई किया कितना है 55 लाख। तो अगर ये एसडीवी के अंदर अंदर है, अगर ये किसके अंदर है, एसडीवी के अंदर अंदर है, तो भाई उस केस में आपको ये समझ करके चलना है, देखो अगर जो भी सेल कंसिडरेशन है वो एसडीवी के 110% के अंदर अंदर है, तो उस केस में आपको ये समझ करके चलना है कि भाई जो सेल कंसिडरेशन है उसी को क्या मान लिया जाएगा आपका, उसी सेल कंसिडरेशन को क्या मान लिया जाएगा आपका, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। लेकिन अगर ये एसडीवी जो फुल मेनली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो अगर 110% से ज्यादा है, जैसे 56 लाख है, तो फिर भाई जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कंसीडर किया जाएगा। होपफुली इतनी बात आपको समझ आती है। अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन से दिन की लेनी है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की या फिर डेट ऑफ एग्रीमेंट की। तो अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना चाहते हो तो ध्यान रखना डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन आपने कोई भी बैंकिंग मोड के थ्रू कोई भी एडवांस मनी अगर पे किया तो डेट ऑफ एग्रीमेंट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है, एडवांस मनी या तो आपने कैश में पे किया है या फिर कोई एडवांस मनी पे नहीं किया है, तो फिर उस केस में भाई जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उस दिन की आपकी स्टैम्प ड्यूटी ऑफ वैल्यू कंसीडर की जाएगी। तो होपफुली डन है, 110% के अंदर अंदर है तो फिर जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है उसी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। अगर 110% के अंडर में नहीं है, 110% से ज्यादा है, तो जो एसडीवी है उसी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। ठीक है, डन है, इतनी बात आती है। अब आप मान लीजिए एओ के इस डिसीजन से, असेसिंग ऑफिसर के इस डिसीजन से खुश नहीं है कि आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो आप कहते हो एओ को कि ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कैसे मान लूं सही है, तो उस केस में एओ जो है वो आपके केस को वैल्यूएशन ऑफिसर को भेज सकता है। और वैल्यूएशन ऑफिसर को अगर एक बार केस जाता है तो ध्यान रखना, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उससे ज्यादा अगर कोई मेनली वैल्यू डिसाइड कर दिया, वैल्यूएशन ऑफिसर ने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन वैल्यू से ज्यादा कोई वैल्यूएशन दे दी है, जैसे मान लीजिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 56 लाख थी तो आपके लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 56 लाख बन रही थी, तो आप रेफर करते हो अपना केस किसको, बेसिकली आपके वैल्यूएशन ऑफिसर को। और जैसे ही वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाते हो और वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो है वो वैल्यू बता दी 60 लाख, तो उस केस में भाई जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसी को मान करके आप पे टैक्स लगाया जाएगा, उसी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। लेकिन अगर वैल्यूएशन ऑफिसर उसको कम कर देता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, जैसे 54 लाख कर देता है, तो फिर भाई स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को नहीं, वैल्यूएशन ऑफिसर की जो वैल्यू है 54 लाख उसी को कंसिडर किया जाएगा एज ए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। होपफुली इतनी बात आपको समझ आती है। ठीक है, तो मतलब बेनिफिट दिया गया है कि ऐसा नहीं है कि यार आप जो है मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर आपको सही नहीं लग रही है तो आप वैल्यूएशन ऑफिसर के पास चले जाओ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो पुरानी होती है या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो आपकी बहुत अलग होती है या गलत एस्टिमेटेड की भी हो सकती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ऐसे केस में आपको ये बेनिफिट दिया जाता है। तो होपफुली फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे ये बात आपको यहाँ पे समझ आती है। तो होपफुली इतनी बात समझ आती है, आगे बढ़िएगा मेरे साथ में बहुत ध्यान से। स्लम सेल डन है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डन है। अनकोटेड शेयर्स मतलब जो ऐसे शेयर्स जो अनलिस्टेड है उनके केस में आप जो है एफएमवी ले सकते हो, ध्यान रखना एफएमवी ले सकते हो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के तौर पे अगर बेसिकली सेल कंसिडरेशन किससे कम है, लेस देन ऑफ एफएमवी है तो। ठीक है भाई, ध्यान रखना अनकोटेड शेयर्स को आप सेल कर रहे हो उस केस में अगर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं है या फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है हमारे पास में लेकिन जो सेल कंसिडरेशन है वो आपकी एफएमवी से कम है, तो फिर जो एफएमवी है उसी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा असेट है जिसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन असर्टेनेबल नहीं हो पा रही है तो फिर भाई उसकी एफएमवी ले ली जाएगी एज ए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अगर कोई भी एडवांस मनी आपने फोरफीट किया है, भाई ध्यान से नेक्स्ट सेक्शन पे पहुंच रहे हैं और इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अगर एडवांस मनी कोई लैंड एंड बिल्डिंग के केस में फोरफीट होता है और वो 1/4/2014 से पहले का फोरफीटेड है, तो भाई जब भी आप उस असेट को सेल करोगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते वक्त उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से वो एडवांस मनी फोरफीटेड क्या करवा दोगे, आप माइनस करवा दोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्सेशन होने से पहले। ठीक है, तो अगर 1/4/2014 से पहले का एडवांस मनी फोरफीटेड है, बिफोर 1/4/2014 या मेनली आपका ऑन और बिफोर 1/4/2014 है, तो फिर बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से क्या माइनस करवा दिया जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से क्या माइनस करवा दिया जाएगा, बेसिकली आपका
इंडेक्सेशन करने से पहले एडवांस मनी फोरफिटेड माइनस करवा देंगे, लेकिन 1/4/2014 के बाद का है तो फिर ऑब्वियसली बात है कि भाई वो अदर सोर्सेज में जिस साल में वो एडवांस मनी आपने फोरफिट किया जिस ईयर में, उस ईयर में वो अदर सोर्सेज के अंदर जाकर के क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। नाउ इतना पढ़ने के बाद अब हमारे पास में आती हैं कैपिटल गेन के अंदर मिलने वाली कुछ एग्जेम्पशंस। सो अगले 10-15 मिनट बहुत ध्यान से मेरे साथ में और स्पेंड कर लीजिए, वी कंप्लीट्स द कैपिटल गेन। तो गाइज आपका इतना पेशेंस बनाए रखने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए बहुत तारीफ के काबिल हो आप, और आपको ये पढ़ना है आगे भी और आगे अच्छे से करना है। तो आगे आइए, एग्जेम्पशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे बनती है। एग्जेम्पशन एक तो मिलेगी सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 की जो एग्जेम्पशन है वो ये कहती है कि भाई अगर आपने कोई आपके पास में कोई एग्रीकल्चर लैंड थी अर्बन एरिया में भी, अर्बन एरिया में भी कह रहा हूं, अर्बन एरिया में भी अगर एग्रीकल्चर लैंड थी और उसका कंपलसरी एक्विजिशन हो गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो फिर आपके ऊपर उस कंपलसरी एक्विजिशन में मिलने वाला पैसा जो है उस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। सिंपल 1037 में एग्जाम्पशन आपको दे दी गई। सेक्शन 54 और फिर 54 की सीरीज है, बेसिकली आपके 4 सेक्शंस और हैं इसके बाद में, वो हम मॉड्यूल के समरी से कवर करेंगे, बट 54 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मैंने आपको यहाँ पे नोट बना करके दिए हैं। तो भाई 54 का जो डिडक्शन है वो किसको मिलता है, एलिजिबल असेसी, इंडिविजुअल और एचयूएफ है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे ये जो एग्जाम्पशन है ना, इसमें मेजरली 3 सेक्शंस में इंडिविजुअल और एचयूएफ है, 2 सेक्शन है, टोटल 5 सेक्शन है, जिसमें से 3 में इंडिविजुअल और एचयूएफ है, 2 सेक्शन ऐसे हैं जहां पे ऑल एसएससी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेक्शन 54 की एग्जाम्पशन मिलेगी कब, जब आप ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करोगे। पहला, एक तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग लैंड बिल्डिंग का ट्रांसफर हो रहा है, कैपिटल असेट लॉन्ग टर्म होना चाहिए, और उस रेजिडेंशियल लैंड एंड बिल्डिंग की जो इनकम है चार्जेबल होनी चाहिए कहां पे, हाउस प्रॉपर्टी में। या तो चार्जेबल हो रही है, अगर मान लीजिए चार्जेबल नहीं हो रही तो उस केस में अगर चार्जेबल होती तो फिर कहां चार्जेबल होती है, हाउस प्रॉपर्टी में। तो ये आपके लिए बात आ जाती है। अब कैपिटल गेन जो भी अराइज होगा उसे आप एग्जाम करवा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम कब होगा, अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है तो कोई भी एक घर इंडिया में या तो बना लो, कंस्ट्रक्ट कर लो या खरीद लो। खरीद सकते हो आप 1 साल ट्रांसफर करने के 1 साल पहले और ट्रांसफर करने के 2 साल बाद तक। अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो भाई विद इन 3 इयर्स, जिस दिन से आपका ट्रांसफर हुआ है, जिस दिन आपको कैपिटल गेन अराइज हुआ है या जिस टाइम पे आपको कैपिटल गेन अराइज हुआ उससे 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन कर लेना। ठीक है, अगर आपका 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है कैपिटल गेन तो फिर यही बात जो है वो 2 घर पे एप्लीकेबल हो जाएगी, मतलब आप 2 घर खरीद सकते हो। रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए, खरीद भी सकते हो 1 साल और मेनली 1 साल बिफोर और आफ्टर 2 इयर्स, और कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो तो 3 साल के अंदर अंदर करवा लेना। अगर आपने बेसिकली अभी कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया या अभी घर नहीं खरीदा, 2 साल की लिमिट है, तो उस केस में ये 2 साल तक अगर आप चाहें तो ये पैसा जो है वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवा सकते हो। लेकिन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम की मैक्सिमम लिमिट 10 करोड़ है, बिकॉज इस सेक्शन की एग्जेम्पशन मैक्सिमम आपको 10 करोड़ ही मिल सकती है। मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट आप अप टू 10 करोड़ ही है, ये भी आप ध्यान में रख करके चलोगे। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस मोर देन कैपिटल गेन, नए घर की वैल्यू अगर कैपिटल गेन से ज्यादा है तो भाई पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और नए घर की वैल्यू कैपिटल गेन से कम है तो जितनी नई घर की वैल्यू है उतना पार्ट कैपिटल गेन में से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और बाकी का पार्ट जो है वो कैपिटल गेन का टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, बाकी का जो कैपिटल गेन का पार्ट है वो हो सकता है आप क्या कर सकते हो, कहां डिपॉजिट करवा सकते हो, बेसिकली कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करवा सकते हो, तो एग्जाम्पशन मिल जाएगी। एक बार अगर इस सेक्शन में एग्जाम्पशन मिल जाती है तो दोबारा नहीं मिलेगी, 2 बार नहीं ले सकते, मतलब लाइफ टाइम एक ही बार आपको इस सेक्शन के अंदर एग्जाम्पशन मिल सकती है। हाँ, लेकिन अगर मान लो ये जो नया असेट आपने एक्वायर किया, नई रेजिडेंशियल बिल्डिंग या फिर नई रेजिडेंशियल लैंड एंड बिल्डिंग आपने एक्वायर करी, उसको 3 साल के अंदर अंदर ट्रांसफर कर देते हो तो ये एग्जाम्पशन आपसे छीन ली जाएगी। किस तरीके से छीनेंगे, जब आप ट्रांसफर कर रहे हो उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसमें से जितनी एग्जेम्पशन आपको पहले दी थी वो एग्जेम्पशन क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे। तो ऑब्वियसली बहुत ध्यान से, इसका एक इलस्ट्रेशन भी है, बहुत ध्यान से कर लेना। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि बेसिकली अगर 3 साल के अंदर अंदर आपने ये नई लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर कर दी तो नई लैंड एंड बिल्डिंग जो आपने ट्रांसफर करी है उसमें मिलने वाली एग्जेम्पशन आपसे छीनेंगे। लेकिन कैसे छीनेंगे, जब आप कैपिटल गेन उस पर निकाल रहे होंगे तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से बेसिकली आपका, बहुत ध्यान से, जो पहले अमाउंट एग्जेम्प्ट किया था सेक्शन 54 में वो क्या करवा देंगे, हम माइनस करवा देंगे। इतनी बात होपफुली आपको समझ आती है। अगर मान लो आपसे ये एग्जाम्पशन छीन ली गई तो ऐसा माना जाएगा कि भाई आपको ये एग्जाम्पशन मिली नहीं थी, और फिर अगर आपको ये एग्जाम्पशन मिली नहीं थी तो आप जब दोबारा अगर आप कोई ऐसे मेनली प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसके अगेंस्ट में भी ये सेक्शन आप क्लेम कर सकते हो। अगर एग्जाम्पशन छीन ली गई तो ये माना जाएगा जैसे एग्जाम्पशन मिली ही नहीं थी, तो क्या दोबारा भी ये अवेल की जा सकती है, हाँ की जा सकती है, क्योंकि पहले वाली एग्जाम्पशन तो हमें मिली ही नहीं है एक तरीके से। डन है भाई, आप 3 साल के अंदर अंदर ट्रांसफर करते हो तो एग्जाम्पशन छीन ली गई तो मतलब ये माना जाएगा जैसे एग्जाम्पशन मिली नहीं है, तो अगेन आप वो एग्जाम्पशन क्लेम करने के लिए काबिल हो जाते हो।
हो। बाकी के इसके सेक्शंस हम कवर करते हैं, बाकी के जो एग्जामिशन के सेक्शंस है वो हम मेनली इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का जो समरी है वहां से कवर करते हैं, क्योंकि वो बहुत ईजी से और बहुत सीधे सीधे समरी के अंदर आपको दे रखे हैं, इसलिए मैंने आपको वो नोट्स में नहीं बनाया, अननेसेसरी बर्डन नहीं बनाने का। आओ प्लीज ध्यान से। आइए जी, बहुत ध्यान से देखिएगा। 54 बी, डी, ई, सी और एफ, ये सेक्शंस आपके लिए ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल बी पे बात करते हैं। भाई बी के अंदर इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही मिलेगा। इंडिविजुअल और एचयूएफ एफ का ये देखो, 3 में इंडिविजुअल एचयूएफ, 2 के अंदर ऑल एसएससी। क्या है? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड आपने ट्रांसफर किए, कंपलसरी एक्विजिशन हुआ तो आपके लिए 1037 में ही उसको क्या करवा दिया था, एग्जेम्प्ट करवा दिया था। ठीक है, कंपलसरी एक्विजिशन के केस में तो 1037 में ही हो गया। आपके लिए यहाँ पे क्या, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड आपने ट्रांसफर करी है, उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड आप 2 सालों तक या तो आप खुद या आपके पेरेंट्स या फिर कोई भी मेनली आपके बिहाफ पे उस अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को एग्रीकल्चर पर्पज के लिए ही यूज कर रहा था। अब आप इसको बेच करके क्या खरीदोगे, दूसरी एग्रीकल्चर लैंड खरीदोगे रूरल या फिर अर्बन एरिया के अंदर। अगर आप, और ये कब तक कर सकते हो, 2 साल के अंदर अंदर कर लेना, विद इन द पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, जब से डेट ऑफ ट्रांसफर हुआ उसके 2 साल के अंदर अंदर कर लेना। ठीक है। अमाउंट ऑफ एग्जामिशन भाई, जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया वो या कैपिटल गेन, विच एवर इज लोअर, जो है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। या तो जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया उसके अंदर या कैपिटल गेन, दोनों में से जो भी लोअर है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, लॉक इन पीरियड 3 साल है, अगर 3 साल में आपने ट्रांसफर किया तो दिक्कत है। और अगर मान लीजिए आप पहले साल नहीं खरीदते हो तो आप ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा करवा दो, आपको ये एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, कब तक मिल जाएगी, जब तक ऑब्वियसली बात है आप इस नई प्रॉपर्टी को नहीं खरीदते हो तब तक। लेकिन आप मान लो 2 साल के एंड पे नई प्रॉपर्टी नहीं खरीदते हो तो जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डिपॉजिटेड है वो फिर आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा उस टाइम पे, ध्यान रखना। एनी एसएससी भाई, कोई भी एसएससी हो, 54D मिल जाएगा। और 54D कब मिलता है, जब आपकी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का कंपलसरी एक्विजिशन होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का क्या होता है, कंपलसरी एक्विजिशन होता है। तो आपको क्या करना है, लैंड एंड बिल्डिंग हैव बीन यूज्ड for the business undertaking for at least 2 years immediately preceding the date of transfer. The transfer should be by way of compulsory acquisition of industrial undertaking. तो भाई पिछले 2 सालों में आपने उसको बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया हो और उस बिजनेस पर्पज के इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का कंपलसरी एक्विजिशन हुआ हो तो फिर बेसिकली आपको 54D में एग्जेम्पशन मिल जाएगी। कब मिलेगी, आप नई लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लो, राइट, मीन लैंड और बिल्डिंग और राइट इन लैंड एंड बिल्डिंग अगर आप खरीद लेते हो, और वो किस पर्पज के लिए होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है नई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है भाई, आप परचेज या कंस्ट्रक्शन कर सकते हो 3 years, मतलब 3 साल की लिमिट है। 2 साल की लिमिट सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड में थी क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड में कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करना, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ सकता है, पहले केस में भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ सकता है, इसलिए जहां कंस्ट्रक्शन की बात आती है वहां पे 3 साल की लिमिट आपको दी गई है। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन सेम है भाई, आपका जो भी कॉस्ट है न्यू अंडरटेकिंग की या फिर कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर इज एग्जेम्प्ट, डन है। ईसी आता है नाई के और आरईसीएल के बॉन्ड्स वगैरह, ठीक है, या फिर अदर नोटिफाइड बॉन्ड्स वगैरह अगर आप परचेज करते हो। लैंड एंड बिल्डिंग आपने या फिर बोथ दोनों इनमें से कुछ एलटीसी, मतलब बेसिकली आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया, लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए, तो उस केस से जो ट्रांसफर होकर के पैसा आया है आप उसको या तो नाई के बॉन्ड्स में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है, आरईसीएल के अंदर या फिर और कोई नोटिफाइड बॉन्ड है उनके अंदर अगर आप मेनली जो भी कैपिटल गेन के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड या सीबीडीटी के द्वारा नोटिफाइड बॉन्ड्स है उनमें अगर इन्वेस्ट कर दिया है, जो कि मिनिमम रिडेम्पशन पीरियड जिनका 5 साल है, ठीक है, तो फिर भाई आपको 54EC के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना ये इन्वेस्टमेंट विद इन 6 मंथ्स ही करोगे, ये इन्वेस्टमेंट विद इन 6 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ ट्रांसफर के 6 महीने के अंदर अंदर ही क्या करेंगे, बेसिकली आप इन्वेस्ट करेंगे। और भाई ध्यान रखना मैक्सिमम एग्जेम्पशन जो आपको यहाँ पे मिलेगी वो 50 लाख की मिलेगी इस फाइनेंशियल ईयर और सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में मिला करके, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने ट्रांसफर किया है उस फाइनेंशियल ईयर में अगर आप इन्वेस्ट करते हो या अगले साल में भी इन्वेस्ट करते हो तो मिला करके मैक्सिमम कितने रुपए की मिलेगी, 50 लाख की ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। डन है जी, बिल्कुल जी डन है। आ गया ये लास्ट सेक्शन 54F, अदरवाइज अदर कोई अदर असेट, रेजिडेंशियल हाउस के अलावा कोई और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट आपने बेचा है और उस लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट को बेच करके आप कोई और ऐसा असेट खरीद रहे हो जो रेजिडेंशियल हाउस सिचुएटेड इन इंडिया है, तो फिर आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। कब मिलेगी, जब एसएससी के पास में एक से ज्यादा घर नहीं होने चाहिए, ठीक है। ही शुड नॉट परचेज विद इन 2 years और कंस्ट्रक्ट विद इन 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। देखो जिस दिन ट्रांसफर हुआ उस दिन एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए, और ट्रांसफर होने के बाद अगर आपने नया असेट खरीद भी लिया
तो भाई अगले 2 सालों में या अगले 3 सालों में कोई दूसरा घर ना तो कंस्ट्रक्ट करोगे ना बनाओगे, ठीक है। तो आपको देखो सीधी बात है कि एग्जामेशन इसलिए दे रही है कि सरकार चाहती है कि सबके पास में 1 या 2 घर तो होने ही चाहिए, और वो 1 और 2 घर आप होल्ड करो, इसलिए एग्जामेशन आपको दी जा रही है। तो और कोई देखो, घर बेच के घर खरीद रहे हो तब तो 54 में मिली गई, और कोई एसेट बेच के भी अगर घर खरीद रहे हो तो आपको 54F के अंदर ये डिडक्शन दी जा रही है। और टाइम लिमिट वही है, 1 साल, मतलब वो एसेट बेचने के 1 साल पहले और 2 साल बाद में, और कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। लेकिन यहाँ पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपको कैपिटल गेन हुआ, वो हुआ 80 लाख रुपए का, ठीक है ना, डन है। आपने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो असेट ट्रांसफर किया वो थी 2 करोड़, ठीक है ना, वो कितनी थी बेसिकली आपकी 2 करोड़। आपने जो नई प्रॉपर्टी खरीदी है, बहुत ध्यान से, वो न्यू प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो असेट आपने ट्रांसफर किया था। अब जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी है मान लीजिए 1 करोड़ रुपए। कितनी आपकी उसकी? 1 करोड़। तो आपको एग्जाम्पशन कैसे मिलेगी? आपको एग्जाम्पशन मिलेगी भाई 80 लाख तो तब मिलते जब पूरे 2 करोड़ इन्वेस्ट करते। 80 लाख तो तब मिलते जब पूरे 2 करोड़ इन्वेस्ट करते, और आपने इन्वेस्ट अगर 1 करोड़ किए हैं तो आपको कितने की एग्जाम्पशन मिलेगी? 40 लाख। इट मींस 80 में से 40 लाख आपका एग्जेम्प्ट और बचा हुआ 40 लाख आपके लिए टैक्सेबल। 80 में से 40 लाख एग्जेम्प्ट और बचा हुआ 40 लाख आपके लिए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। होपफुली इतनी बात आपको समझ आती है। हाँ, अगर नया घर ही 3 करोड़ का खरीद लिया तो ऑब्वियस सी बात है भाई, आपने 2 करोड़ की फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन थी, उससे ज्यादा में का नया असेट खरीदा है, तो पूरे 80 लाख आपके क्या हो जाएंगे? एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो पूरे 80 लाख आपके क्या हो जाएंगे? एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। होपफुली इतनी बात डन है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। वैसे तो अब कुछ खास बचा नहीं है, लेकिन जो भी खास बचा है उसको खत्म करते हैं। आइए जी, कुछ इंडेक्सेशन से रिलेटेड पॉइंट है। जैसे अगर आपको पता हो तो आपको डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में क्या नहीं मिलता है? इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, लेकिन कुछ डिबेंचर्स और बॉन्ड में मिल जाएगा। जो कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड है उनमें मिल जाएगा। सोवर्निया गोल्ड बॉन्ड है इशूड बाय आरबीआई, अगर कोई सोवर्निया गोल्ड बॉन्ड इशू किए गए हैं आरबीआई ने, तो उस पर क्या मिल जाएगा? आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। तो देखो, इंडेक्सेशन नहीं मिलता है डिबेंचर और बॉन्ड्स पे, लेकिन इंडेक्सेशन मिल जाएगा कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड पे, या फिर बेसिकली आपके सोवर्निया गोल्ड बॉन्ड्स इशूड बाय आरबीआई है। तो ठीक है, नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनीज जो हैं वो अगर मेनली कंसेशनल रेट पे टैक्स देते हैं 10% का, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज पे जहां वो इंडेक्सेशन क्लेम नहीं करते हैं, ठीक है ना, विदाउट इंडेक्सेशन होगा, सॉरी ये विद नहीं, विदाउट इंडेक्सेशन होगा, और अनलिस्टेड शेयर्स पे तो उनको कंसेशनल रेट 10% से दे देना है टैक्स, और अगर वो 10% से टैक्स दे रहे हैं तो उनको इंडेक्सेशन के बिना ये 10% का रेट मिलेगा, ध्यान रखना। तो देखो, नॉन रेजिडेंट के लिए क्या बोला भाई, आपको कोई इंडेक्सेशन नहीं दे रहे, लेकिन एक काम करो, अनलिस्टेड शेयर्स और सिक्योरिटी पे देखो अनलिस्टेड है तो 112 ये नहीं लग रहा है, लेकिन आपको फिर भी 10% का हम रेट दे रहे हैं कि 10% कंसेशनल रेट पे दे दो, लेकिन इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। अब भाई यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट करोगे? टीटीबीआर मतलब टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट और टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट जो है उसका एवरेज ले लोगे। कैपिटल गेन जो आएगा उसको रिकन्वर्ट करना इंडियन करेंसी में, लेकिन वो रिकन्वर्जन जो है वो टीटीबीआर में होगा, ये ध्यान रख के चलना। अगर कोई ईसॉप वगैरह, ये तो वैसे ऊपर भी पढ़ के आ गए थे, ईसॉप वगैरह उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी? मेनली फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ईसॉप वगैरह कैलकुलेट करने के लिए एफएमवी कंसिडर करते हो, और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनती है बाद में वो भी क्या बन जाती है? एफएमवी। क्यों? जैसे हमने परक्यूसेट कैलकुलेट किया था उस वक्त जो है वो एफएमवी कंसिडर करी थी बेसिकली आपकी परक्यूसेट कैलकुलेशन के लिए। अब यही एफएमवी जो है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी इन केस अगर हमारे पास में सिंपल सी बात है कि वो ईसॉप वगैरह का ट्रांसफर है। तो होपफुली आई थिंक आई डन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। बस सेक्शन 112 ए, 112 और 111 ए, आई थिंक ये मैंने पहले भी रिवाइज करवाया जब हमने बेसिक वाला पार्ट किया था, तो मैं इसको दोबारा से कंसीडर नहीं कर रहा हूं, तो आप वो एक बार देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना कैसे इनके अंडर में टैक्स कैलकुलेट होता है। 20% का रेट कहाँ है, 10% का रेट कहाँ है, 15% का रेट कहाँ है, बेसिक स्लैब रेट कहाँ लगता है, क्या बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिलती है या नहीं मिलती है, ठीक है। 115 बीएससी के अंदर क्या होगा, 87A का रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब बातें एक बार जरूर बहुत ध्यान से देख लेना जब आप 112, 112A, 111A और पढ़ो, तो बहुत ध्यान से। ऑल द बेस्ट गाइस, ठीक है, डन है कैपिटल गेन। अगली जो क्लास है उसमें हम क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं कैपिटल गेन के। ओके डन, बाय बाय।